तो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग फुल कंटेंट ऑफ सीटी मतलब कि वीक 1 से लेकर के वीक 12 पूरा का पूरा एक ही वीडियो पे कवर करने वाला है। ठीक है। ये सीटी है, ओबियसली थोड़ा सा मतलब कि समझने का सब्जेक्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वीक 1 से लेकर के वीक 8 तक एक पार्ट बना रहा हूँ। और वीक 9 से लेकर के वीक 12 तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि 12 में कंटेंट नहीं है। वीक 9 से लेकर के वीक 11 का मैंने कुछ ही देर पहले ही एक लाइव स्ट्रीम करवाया है। उसी लाइव स्ट्रीम का लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म करके वो वाला पार्ट पे आप लोग स्विच हो सकते हो। ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग जाके उधर देख सकते हो। ठीक है। तो पहले आएगा पार्ट 1, फिर नीचे मैं पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। हाँ जी। तो पहले आता है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग वीक 1। ठीक है। वीक 1 से पहले हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। वीक 1 में पहले ही आता है कि फ्लो चार्ट क्या चीज़ है। ठीक है। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम प्रोग्रामर्स ऑफन यूज। इट इज एन प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व। ये सब तो आप पढ़ लेना। ठीक है। ये सब आपको भी इंग्लिश आता है, आप खुद पढ़ सकते हो। इस चीज़ का मतलब जो है, इस चीज़ का मतलब है कि आपको एक सूडो कोड, आप जानते हो सूडो कोड से आप लोग वाकिफ होगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाई दे के बैठे हो। ये स्ट्रीम जो है ये रीअटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। ठीक है। आप लोग ऑलरेडी क्वालिफायर दे के बैठे हो, तो आप लोगों को सूडो कोड क्या है वो चीज़ पता है। सूडो कोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें तो वो ही चीज़ होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, अब एक फ्लो चार्ट कैसे दिखता है? फ्लो चार्ट जो है कुछ ऐसा सा दिखता है जहाँ पर स्टार्ट, इनपुट, फिर एक एरो, फिर दोबारा इनपुट, एक डायमंड शेप, फिर एक पैरेललोग्राम, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम, यहाँ पे एक स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक ओवल। ये चीज़ क्या है? जैसे कि स्टार्ट, यहाँ पर पैरेललोग्राम, यहाँ पर फिर डायमंड आ गया, यहाँ पर इन दोनों जगह पर पैरेललोग्राम आ गया। तो एक मतलब कि देखो, अगर सेम ही चीज़ अगर कुछ भी मीनिंग नहीं रखता, एक बॉक्स या फिर एक ही डायमंड पूरे सूडो कोड में यूज होता है या फिर एक ही सर्कल पूरे सूडो कोड में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हर एक ऑपरेशन के लिए हर एक सिंबल यूज हो रहा है। तो मतलब कि हर एक सिंबल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हर एक सिंबल का क्या कुछ होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ। ओके। ठीक है। तो मैं जो बता रहा था कि देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो इनका मीनिंग दिया गया है। तो पहले ये जो ओवल वाला शेप है, ये ओवल वाला शेप को हम लोग टर्मिनल कहेंगे। अब टर्मिनल मतलब कि फ्लो चार्ट का शुरुआत में यूज होगा, नाम से ही पता चल रहा है, या फिर एंड में यूज होगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो द ओवल सिंबल इंडिकेट स्टार्ट या फिर स्टॉप एंड हॉल्ट इन ए प्रोग्राम लॉजिक फ्लो। लॉजिक फ्लो या फिर एक प्रोग्राम में या स्टार्ट या फिर स्टॉप को इंडिकेट करेगा। ठीक है। हम लोग स्टार्ट एक सूडो कोड को स्टार्ट करते हुए एक ओवल को यूज करेंगे, एक सूडो कोड को एंड करते हुए एक ओवल को यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी इनपुट या फिर आउटपुट अगर हमको देना है तो हम लोग इस वाले पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। ठीक है। अब कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेसिंग को शो करने के लिए हम लोग ऐसा सा एक रेक्टेंगल शो करेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल को मतलब कि किसी किसी सूडो कोड में रेक्टेंगल को उससे भी डिनोट किया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट में भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। रेक्टेंगल को, एक डिसीजन को, एक डिसीजन को हम लोग डायमंड से डिनोट करेंगे। आप बताओगे कि भैया एक सूडो कोड में एक डिसीजन क्या चीज होता है? सोचो कि एक कोड यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। एक कोड, कोड छोड़ो, आप लोग एक जर्नी पे जाओगे। ठीक है। जर्नी है दिल्ली से लेकर बॉम्बे।
आप लोग बाय रोड ट्रेवल करोगे, ठीक है। दिल्ली से लेके बॉम्बे आप लोग बाय रोड ट्रेवल करोगे, और दिल्ली शुरू होता है यहाँ पर, बॉम्बे आता है यहाँ पर, ठीक है। ये है बॉम्बे, ये है दिल्ली। आप लोग, दिल्ली का एक वे है इतना तक, इतना 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 करके बॉम्बे तक आ जाता है, दो, सोचो कि 1700 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा जो दिल्ली से लेके बॉम्बे है, वो है यहाँ से लेकर, इतना रास्ता सेम ही है, और यहाँ से आके एक पार्टीशन होके सीधा आके बॉम्बे पे लगता है, जो कि 2100 किलोमीटर है, ठीक है। इस वाले रास्ते में देख सकते हो कि डिस्टेंस कम है, ठीक है। इस वाले, हेलो रुद्राक्ष भाई, इस वाले रास्ते पे देख सकते हो कि डिस्टेंस कम है, इस वाले रास्ते में देख सकते हो डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन इस वाले रास्ता, मतलब कि ये वाला जो रास्ता है, ये थोड़ा मतलब कि ऊबर खाबर रास्ता है, ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं है, ठीक है। और ये वाला रास्ता जो है नया वाला रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्पीड लिमिट भी है 120, 100 करके स्पीड लिमिट है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट है सिर्फ 70 या फिर 60। तो इस पॉइंट पे डिसाइड करोगे कि आप लोग यहाँ पर जाओगे या फिर यहाँ पर जाओगे, ठीक है। ये होगा आपका डिसीजन पॉइंट। सेम ही सुडो कोड में आप लोग कोड को यहाँ पर शुरू करोगे और यहाँ पर लाके एंड करोगे, और ऐसे ही कोड चलते 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 इस जगह पर आके, ठीक है, इस जगह पर आके एक डिसीजन पॉइंट बनेगा कि आगे हम लोग किस रास्ते पे कंटिन्यू करें। तो उस डिसीजन पॉइंट को हम लोग एक डिसीजन बोलते हैं फ्लो चार्ट पे, और हम लोग डिसीजन को डिनोट करते हैं, सॉरी ये तो एक कॉम्बस हो गया, एक डायमंड के साथ, ठीक है। एक डिसीजन को हम लोग डिनोट करते हैं एक डायमंड के साथ। तो सूडो कोड में एक डिसीजन कैसा दिखता है, हम लोग इस वाले इससे हम लोग समझ सकते हैं। देख सकते हो एक ओवल देके, मतलब कि टर्मिनल पॉइंट लगा के एक ओवल देके हम लोग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इनपुट दिया, इनपुट नम वन, फिर हम लोग एक एरो देके इनपुट नम टू, फिर यहाँ पे देख सकते हो एक डिसीजन है, ठीक है। एक डिसीजन सिंबल है, यहाँ पे लिखा गया है कि नाम वन अगर नाम टू से बड़ा हो जाए, नाम वन अगर नाम टू से बड़ा हो जाए, ये चीज़ अगर फॉल्स है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला पाथ यूज़ करेंगे। अगर ये चीज़ ट्रू है तो हम लोग ये वाला पाथ यूज़ करेंगे। नाम वन अगर नाम टू से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हम लोग नाम टू वाला को डिस्प्ले करेंगे, और अगर मतलब कि अगर फॉल्स हो जाए तो हम लोग नाम टू वाला डिस्प्ले यूज़ करेंगे। व्हाट हम मैं आईआईटीएम बीएस डिग्री क्वालिफायर एटेम्प्ट के लिए कॉम्पिटिशनल थिंकिंग पर आ रहा हूँ, रुद्राक्ष भैया, ठीक है। हम लोग वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो हम लोग डिस्प्ले नाम वन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो यहाँ से शुरू हुआ कोड, और यहाँ पे आके एक डिसीजन मांग रहा है कि यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग इस वाले पाथ को अपनाएंगे, और अगर कंडीशन सही हुआ तो हम लोग इस वाले पाथ को अपनाएंगे, ठीक है। पानी पी लेता हूँ एक सेकंड। ओके, पानी लग गया यार। ओके, तो हम लोग डायमंड तक पर लिए थे, ठीक है। अब ऐसा देख सकते हो कि इस वाला अगर एग्जांपल का देखिए कि यहाँ पर एक सर्कल है, इन चीज़ों को तो ओवल बोलेंगे, ठीक है। ओवल बोलेंगे, और ओवल टर्मिनल शो करता है। लेकिन यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल क्या शो करता है, ओवल और सर्कल दोनों दो चीज शो करेगा, ठीक है। ओवल और सर्कल जो है दोनों दो चीज शो करेगा। तो एक सर्कल जो है एक कनेक्टर के रूप में शो किया जाता है। व्हेनेवर फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और इट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन पेज, इट इज यूजफुल कनेक्टर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। मतलब कि हम लोग अगर एक वर्ड समझो कि इतना सा हमें एक A4 साइज पेज दिया गया है, या फिर आपका रजिस्टर ही समझ लो जिसमें आप लोग नोट करते हो, ठीक है। आई डिड माई BCA एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, मैं DSA नहीं पढ़ रहा था, मैं IITM BS स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ रहा था, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग रुद्राक्ष भैया, ठीक है। मैं आपका कोर्स नहीं भरा, ठीक है। तो समझो कि ऐसा एक वो है, आपका A4 साइज शीट है जहाँ पर आप लोग नोट बनाते हो। तो यहाँ पर आप लोग कुछ लिख रहे हो, समझो कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट,
तो इंस्टीट्यूट लिखते लिखते यहाँ पे ई जो है जगह नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक डैश यूज करते हो या यहाँ पर नीचे लाके ई लिखते हो। तो ये डैश का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये वाला जो पूरा वर्ड है ये यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डैश है ये एक कनेक्टर का काम करता है। ऐसा सेम ही फ्लो चार्ट में एक उसका काम करता है, एक सर्कल एक कनेक्टर का काम करता है। अगर फ्लो चार्ट ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर फ्लो चार्ट ज्यादा बड़ा हो जाए तो उस केस में अगर फ्लो चार्ट एक दूसरे पेज में कंटिन्यू हो रहा है तो उस केस में हम एक सर्कल का यूज करेंगे जो कि एक मतलब कि फ्लो चार्ट का कनेक्शन शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फ्लो लाइंस। अब फ्लो लाइंस क्या शो करता है कि फ्लो लाइंस इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन व्हिच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग। फ्लो लाइंस मतलब कि ये वाले लाइंस फ्लो चार्ट का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आके एक पाथ ये हो सकता है या फिर दूसरा पाथ ये हो सकता है, मतलब कि एक एरो जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। आप बात होते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये चीज़ आप जानने के लिए बस पढ़ लो। कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, नेग्लिजिबल क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम। आप अगर एक सूडो को देखो, यहाँ पे नीचे रहेगा, ऐसा कुछ होता है। ये तो बहुत ही बेसिक सूडो कोड है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है एक सूडो कोड। व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स डू यू टीच एंड कैन। देखो, मैं आईआईटी मद्रास में, ठीक है, एक बीएस ऑनलाइन डिग्री है। जो लोग मेरे से क्वालिफायर से पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। इस डिग्री में आपको बीएस डिग्री मिलता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 इयर्स ऑफ कोर्स, जो डेटा साइंस में है, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इस डिग्री में फाउंडेशनल लेवल या फिर क्वालिफायर लेवल में जिस एग्जाम से आप लोग इस डिग्री में एनरोल हो सकते हो, इसको क्वालिफाई करने के लिए टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख दिया था। एक होता है मैथ्स, एक होता है इंग्लिश, एक होता है सीटी मतलब कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्वालिफायर लेवल में एक बहुत ही बेसिक बेसिक सा चीज़ होता है। स्टेटिस्टिक्स में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मैथ्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाता नहीं, सिर्फ मैंने क्वालिफायर में थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन करवा दिया था, और सीटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्टेट क्वालिफायर री अटेम्प्ट के लिए जो बंदों ने कुछ भी कारणवश अपना क्वालिफायर क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, उन उन लोग री अटेम्प्ट देंगे। तो उन लोगों के लिए एक लाइव सेशन मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने डन कर लिया, मैथ्स के लिए मैंने डन कर लिया, इंग्लिश में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंग्लिश में कराता नहीं हूँ। और सीटी जो है, आज सीटी का लाइव सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस ये सब मैं जल्दी ही लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर दूंगा, तो मैं हम लोग वहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वाले सब्जेक्ट्स में, इन वाले सब्जेक्ट में, इन वाले स्ट्रीम से आपका कुछ भी मदद हो रहा है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो मैं पहले बताया था कि आई डिड माई BCA एंड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, तो मैं प्लेसमेंट्स के लिए भैया मैं नहीं पढ़ा था। तो अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंट सेशन के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपका मैं बता दे रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ शायद मुझे नहीं पता, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आपका इनसे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक बेसिक सा चीज़ है कि सूडो कोड क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। ओके, तो मैं जो बता रहा था कि फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या होता है, फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। एक देख सकते हो, एक सूडो कोड यहाँ पे, ये वाले सूडो कोड यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ये वाले सूडो कोड दिया जाता है। तो इन वाले सूडो कोड को
समझने में बहुत ही दिक्कत आता है कि क्या पर क्या चीज़ शुरू हो रहा है। ठीक है, इन वाले सूडो कोड्स को समझने में बहुत ही दिक्कत आता है। तो इन वाले सूडो कोड को समझने के लिए अच्छी तरीके से एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग उस वाले सूडो कोड को अच्छी तरीके से समझ पाए। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट आप लोगों को देगा कि कहाँ पर कोड एंड हो रहा है, कहाँ पर कोड शुरू हो रहा है। ठीक है, और फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम कैन बी इजीली एनालाइज्ड। एक सूडो कोड के अलावा, मतलब सूडो कोड के मुताबिक हम लोग, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सूडो कोड के कंपैरिजन में हम लोग फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड बेटर डॉक्यूमेंटेशन और फ्लो चार्ट सर्विस गुड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम ही है कुछ। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस चार है, यहाँ पे देख सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। यहाँ पर इतना बड़ा अगर सूडो कोड है तो समझ लो कि कितना बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, इतना सा सूडो कोड के लिए ऑलमोस्ट इतना सा फ्लो चार्ट बनता है विथ एरोज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इतना बड़ा सूडो कोड के लिए कितना बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, बहुत सारे कनेक्टर्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए। इट इन दिस देयर इज नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट इन डिटेल। एक डिटेल में हम लोग एक अमाउंट को मतलब कि पता नहीं लगा सकते। ठीक है, डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना बहुत ही कठिन काम होता है। ठीक है, एक यहाँ पे ये जो बताया गया है फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल ही दिया गया है। अब बताया गया कि सेनिटी ऑफ डाटा क्या होता है। ठीक है, we organized our data set into cards, each storing one data item. ठीक है, each card number, element, number, sequence, character. We observed that there were restrictions on the value. ओके, तो सैनिटी ऑफ डाटा में जो बता रहा है कि सैनिटी ऑफ डाटा में सोचो कि मार्क्स, हमको स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है और रेंज जो है वो 0 to 100 है। ठीक है, एक जनरल सा रेंज है, 100 अप टू 100 मार्क्स में आपका एग्जाम हो रहा है। और वहां पर मार्क्स में एक बंदे को 60 मिला, एक बंदे को 73, एक बंदे को 80, एक बंदे को 105। तो 60 जो देख सकते हो वो 0 to 100 के रेंज में लाई करता है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। 73 और 80 भी सेम। लेकिन 105 जो है, ठीक है, 105 जो है देख सकते हो ये 0 to 100 के रेंज से बाहर है। सोचो कि एक एग्जाम हो रहा है आउट ऑफ 100, तो एक बंदे को 105 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? थोड़ी ना ये बंदा अप्सरा पेंसिल से लिखेगा कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग। ठीक है ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा। तो 105 जो है वो सैनिटी ऑफ डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रुद्राक्ष भाई क्या लिखा? इफ आई परस्यू, एक सेकंड, इफ आई परस्यू पीएच डिग्री फ्रॉम इंडिया साइंस क्या? देखो, अगर आप परस्यू करना चाहते हो एक मतलब कि ये वाला डिग्री, तो क्वालिफायर एग्जाम होता है, ये सब आप लोग आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम जो है आपके, जैसे कि जेई मेंस आपने दिया होगा, आप बीसीए हो ना, तो शायद आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने जेई मेंस शायद से नहीं दिया होगा। तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, आपने सीयूईटी शायद दिया ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक सेंटर में लिया जाएगा और सीबीटी बोर्ड में होगा कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसी आपके स्टेट में जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वहाँ पे ही एग्जाम अलॉट किया जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग दे के आ जाओगे। ठीक है, मद्रास नहीं जाना पड़ेगा, आपके स्टेट में ही हो जाएगा वो वाला एग्जाम। बट एग्जाम जो है घर बैठे नहीं होगा, ये माइंडसेट हटा हटा दो दिमाग से। ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा जो आपका नियरेस्ट रहेगा। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस तो दे ही दोगे, तो वहाँ से आपका एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे। 4 घंटा का एग्जाम रहता है, अगर आपने 4 कोर्स एनरोल किया है तो 4 घंटा का एग्जाम रहता है और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने सेनिटी ऑफ डाटा भी मैंने समझा दिया मोटा मोटा। और अब आता है कि डाटा टाइप्स।
डाटा टाइप जो है पहला तीन टाइप्स का डाटा, तीन काइंड्स का डाटा टाइप होता है। एक है कैरेक्टर, एक है इंटीजर और दूसरा है बुलियन। कैरेक्टर में कैरेक्टर में सब अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल सिंबल, वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दिस टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। रिजल्ट टाइप इन अनडिफाइंड। तो जो है कैरेक्टर में, जैसे कि मेरा नाम सोचो कि गौरव, ठीक है, तो कैरेक्टर में ऐसा शो होगा GOURAV, ठीक है। ऐसे एक 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 कैरेक्टर, एक 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 कैरेक्टर करके कैर वेरिएबल में स्टोर होता है, ठीक है। क्या बताए हाउ मच इट कॉस्ट। आप अगर अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, सितंबर 2025 बैच शायद उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 3,000 रुपये आपको क्वालिफायर एग्जाम के लिए पहली बार फीस पे करना पड़ेगा। और क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको, आप अगर 4 कोर्स लेना चाहते हो तो आपका 16,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है ऑल जनरल कैंडिडेट के लिए है। और आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो तो IITM के पोर्टल पे जाके एक बार चेक कर लो। और बाकी का जो डिग्री का जो मतलब कि फीस स्ट्रक्चर है वो भी आप IITM के पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने बस फॉर्म फीस और फर्स्ट टर्म का फीस मैंने बता दिया। अगर आप किसी की भी कारणवश क्वालिफायर एग्जाम नहीं निकाल पाते हो तो आपके पास एक और चांस देता है IITM, जो 13,000 रुपये अगर आप पे करोगे तो जनरल के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आप दोबारा क्वालिफायर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो तो IITM के पोर्टल में सब कुछ दे के रखा है। और पूरा डिग्री, 4 साल का डिग्री का अगर मैं बात करूँ, पूरा डिग्री कंप्लीट करने में अप्रोक्स 3 to 3.8 लैक्स पकड़ सकते हो, ठीक है। 3 to 3.8 लैक्स लगता है पूरा डिग्री खत्म करने में 4 साल, ठीक है। हाँ जी। तो हम कहा थे कि इंटीजर, इंटीजर जो है न्यूमेरिक रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब कि जितना भी न्यूमेरिक रेंज है, जैसे कि 1 2 -1 -100 -1000 -99 99 -99, ठीक है। जो भी नॉन डेसिमल वैल्यू होता है इंटीजर, आपको वो पता ही होगा कि इंटीजर क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ सब कुछ इंटीजर्स में शो होता है। और इंटीजर्स में हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड फिर कंपैरिजन सब कुछ हम लोग शो करवा, मतलब कि ऑपरेट करवा सकते हैं। और रिजल्ट टाइप जो है वो इंटीजर या फिर बुलियन में आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि बुलियन क्या है, वो हम लोग नीचे समझेंगे। और बुलियन भी कह सकते हैं। और एक बात आती है कि फ्लोट, फ्लोट क्या है। बच्चों फ्लोट और इंटीजर में बहुत ही गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं उनका मतलब कि डिफरेंशिएशन मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ मैंने बता दिया। और बुलियन में ट्रू और फॉल्स, मैक्सिमम ट्रू और फॉल्स ही स्टोर होता है। इंटीजर में देख सकते हो सबका डेट, मार्क, क्वांटिटी, रैंक, काउंट सब कुछ इंटीजर के अंडर अंडर आता है। कैरेक्टर में जेंडर आता है। जेंडर में देख सकते हो हम लोग मेल होता तो M लिख देते, फीमेल होता तो हम लोग F लिख देते, ठीक है। और स्ट्रिंग में सोचो कि मेरा नाम गौरव है और कैरेक्टर में ऐसे शो कर रहा है GOURAV, ठीक है। एक डिफरेंट डिफरेंट हर एक कोटेशन में। लेकिन स्ट्रिंग में जो है वो एक ही सिंगल कोटेशन में गौरव शो कर देगा, ठीक है। आपका नाम सोचो कि गौतम है, ठीक है। तो कैरेक्टर अगर हम लोग कैर वेरिएबल के अंदर देखोगे तो कैर वेरिएबल के अंदर एक सिंगल सिंगल करके स्टोर होगा GOUTM, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल में आपका पूरा एक साथ स्टोर होगा, ठीक है। गौतम पूरा एक साथ स्टोर हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर शायद से नहीं दिया गया है, इंटीजर के संग आता है एक फ्लोट, ठीक है। और ये बच्चों को इंटीजर के संग बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। तो इंटीजर जो है वो कभी भी डे नॉन डेसी सॉरी डेसिमल नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। डेसिमल नंबर्स शो नहीं करेंगे। और फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर शो करेगी, ठीक है। अगर फ्लोट का रिजल्ट में एक इंटीजर नंबर आ रहा है, सोचो कि हम लोग फ्लोट का ऑपरेशन कर रहे हैं, एक नंबर है 21.5, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आर्बिट्री एग्जांपल है, ये ऐसा मत बोलना कि भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, आप तो गलत बता रहे हो, ठीक है। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है इस एग्जाम्पल का, मैं पहले ही बता देता हूँ।
तो 21.5 अपन में मतलब कि डिवाइड में 10.5, और रिजल्ट आ रहा है, सोचो, ठीक है, सोचने में क्या जाता है, रिजल्ट आ रहा है, सोचो कि 2 आ रहा है, ठीक है। तो इंटीजर में तो 2 शो कर देगा, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है एक फ्लोट डाटा यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज यूज कर रहा है, ठीक है। तो 2 जो आया, उनको अगर मैं फ्लोट में दिखाना चाहूँ तो 2.0 करके शो करेगा, ठीक है। 2.0 का वैल्यू ऐसे ही 2 होता है, ठीक है ना भाई। तो ये हमको ऑलरेडी पता है। तो अगर फ्लोट के ऑपरेशन में अगर इंटीजर वैल्यू भी हमें शो कर रहा है, तो हम लोग उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि सिस्टम हमको ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे नेम, सिटी, वाट्स का अगर रिकॉर्ड जो है, स्ट्रक्ट टपल, ये सब आप लोग को अभी पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट जो है, यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताया गया है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड एलिमेंट, मार्क्स कार्ड लिस्ट, ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस लिस्ट, पैराग्राफ वर्ड लिस्ट, ये सब कुछ एक लिस्ट के अंदर आता है। आप अगर लिस्ट देखना चाहो तो मैं एक लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो IITM के पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ेगा एक सेकंड रुकना, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो लॉग इन है, क्या कर लेता हूँ मैं। दो का वॉचिंग, आधा घंटा हो गया, बाप रे। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वीक 1 के एंड में है। वीक 2 से ज़्यादा कुछ नहीं है, वीक 2 एकदम छोटा है, वीक 3 से कुछ ज़्यादा हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। वीक 4 भी एकदम छोटा है, ज़्यादा क्वालिफायर में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वीक 3 से ही आता है। वीक 2 जो है वो वीक 3 का एकदम बेस लेवल है। तो वीक 2 समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सुडोकोड अगर आप एक बार पढ़ना सीख लेते हो, तो कोई सा भी आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आप मतलब कि सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही स्लो नेट है यार। ठीक है, तो यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक लिस्ट है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हो स्कोर का PDF है। तो ये जो पूरा का पूरा जो लिस्ट है, ये एक स्कोर का हम लोग एक स्कोर लिस्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कार्ड नंबर है, नेम है, जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, विदाउट ईयर, ठीक है। सिटी टाउन है, ईरोड, सलीम, चेन्नई चेन्नई, मदुरई चेन्नई, अंबूर, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और टोटल मार्क्स सब कुछ यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग दोबारा चलते हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद लिस्ट समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट मैंने समझा दिया। ओके, तो यहाँ तक होता है वीक 1, ठीक है। रिक्वालिफाई रिलेटेड के सिलेबस में वीक 1 से लेकर वीक 4 ही आता है। तो वीक 1 हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया, तो 2, 3 और 4 बचता है। 2 बहुत ही छोटा है, 3 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है वीक 1 की तरह ही, ठीक है, क्योंकि 3 से ही आपका क्वेश्चंस बनेंगे, और 4 बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, ठीक है ना। तो वीक 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो एक पहले एक सूडो कोड दिया गया है, और इस सूडो कोड को हम लोग अब एग्जीक्यूट करेंगे। इस सूडो कोड से अगर हम लोग मैक्सिमम मैक्स मार्क्स निकालना चाहे, तो पहले हम लोग एक इनिशियलाइज जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग मैक्स से रिप्लेस करेंगे, और मैक्स को हम लोग 0 इनिशिएट करेंगे, ठीक है। रिप्लेस चेक फॉर विथ मैथ्स मार्क्स ऑफ कार्ड एक्स मैथ्स मैक्स, मतलब कि एक मैक्स वेरिएबल हम लोग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और एक पाइल है कार्ड्स का, और उस पाइल का कार्ड ऑफ द पाइल, मतलब कि पाइल ऑफ द कार्ड से हम लोग चेक करेंगे कार्ड उठा के कि मैक्स में हम लोग 0 इनिशिएट किए। तो जो भी कार्ड उठाएंगे कि उस वाले कार्ड का मैथ्स मार्क जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ज़्यादा है तो हम लोग मैक्सिमम में
वो वाले कार्ड का मैथ्स मार्क्स ही, सोचो कि 37 है, तो वो वाले कार्ड का मैथ्स मार्क्स ही यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस चेक फॉर विथ मैथ्स मार्क्स टू फाइंड मैक्सिमम मैथ्स मैक्स मार्क्स। ठीक है, तो उस वाले कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, कार्ड का सीरियल नंबर जीरो से शुरू हो सकता है। ठीक है, एक सीरियल नंबर जीरो से शुरू हो सकता है, लेकिन एक सीरियल नंबर कभी भी -1 से शुरू नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग मैक्स कार्ड आईडी जो है पहले हम लोग इनिशिएट करेंगे -1 से। ठीक है ना, तो रिप्लेस डू समथिंग टू मैक्स इक्वल्स कार्ड एक्स डॉट मैक्स। अगर मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स को हम लोग मैक्स वेरिएबल में पुट कर दे, तो मैक्स कार्ड आईडी को हम लोग कार्ड, सॉरी, उस वाले जो मैक्सिमम मैक्स कार्ड वाला आईडी जो है, उस आईडी को हम लोग मैक्स कार्ड आईडी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले ऑपरेशन से मिल जाएगा कि कितना नंबर वाला कार्ड, कितना नंबर वाला कार्ड मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स शो कर रहा है। ठीक है, इफ आई परसू इट हाउ मच पैकेज आगे देखो, पैकेज का इतना ज्यादा वो नहीं है, शायद एवरेज का 14 कुछ समथिंग, या फिर हाईएस्ट शायद 53 किसी का लगा है। क्योंकि देखो, ये वाला कोर्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप अवेयर हो इस कोर्स से रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो इस वाला कोर्स जो है शुरू ही हुआ 2020 से, तो अभी सिर्फ 4 साल का कोर्स होता है, तो अभी सिर्फ एक ही बैच निकला। ठीक है ना, एक ही बैच पिछली बार निकला। अभी शायद इस वाले ईयर का कोई भी बैच का कोई भी डेटा रिकॉर्डेड नहीं है, अभी तक नहीं आया। आईआईटीएम ने कुछ भी अभी तक रिलीज नहीं किया। तो 2024 में एक बैच, फर्स्ट बैच निकला, और यहाँ से शायद एवरेज का 14, मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। लेकिन मैं एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ कि एवरेज का 14 और हाईएस्ट का शायद 53 कुछ आया है। ठीक है, बस बट इस वाले कोर्स से आप आपका रिज्यूमे थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला कोर्स जो है न्यू जेन कोर्स है, थोड़ा सा रिलेवेंट काइंड का कोर्स है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपका रिज्यूमे बहुत ही अपडेटेड लगेगा। आप थोड़ा सा मतलब कि इस जनरेशन में फिट हो जाओगे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, आप ऐसे भी इस जनरेशन में फिट हो, लेकिन हाँ, एक न्यू जेन कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आपका रिलेवेंसी इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है पूरा वो देख रखा है, सुडो कोड। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सुडो कोड दिया गया है। यहाँ पे एक सुडो कोड दिया गया है कि स्टार्ट, और एक काउंट बोल के एक वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, जिसका इनिशियल वैल्यू है हम लोग जीरो पकड़ेंगे। और अगर ये सब तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि कार्ड वन में अगर ज़्यादा कार्ड रहेंगे तो कार्ड वन से हम लोग कार्ड पिक करेंगे, और कार्ड टू पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये सब जो चीज़ है, इसकी इन लोगों को मतलब ये इन सारी चीज़ों को हम लोग इटरेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि असाइन है वेरिएबल, वैल्यू टू है वेरिएबल, रिपीट स्टेप्स वाइल कंडीशन होल्ड्स, मार्क स्टार्ट एंड एंड ऑफ रिपीटेड ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ बॉयज मार्क्स, सम ऑफ बॉयज मैथ्स मार्क्स। तो सम को हमने पहले ही इस वाले वेरिएबल को हम लोग जीरो इनिशिएट कर दिया। वाइल पाइल वन इज मोर कार्ड, पिक ए कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन, मूव एक्स टू पाइल टू। ठीक है, एक्स जेंडर जो है, एक्स डॉट जेंडर, हमको हम लोगों का मेल होना पड़ेगा, और उस मेल वाले जेंडर का, ठीक है, उस मेल वाले जेंडर का मार्क्स ही हम लोग सम के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है,
ओके, अभी समझा देता हूँ क्योंकि इस वाला एग्जांपल में ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊंगा। देख सकते हो एक जगह पे डबल इक्वल टू है और एक इस जगह पे सिंगल इक्वल टू है। तो अब डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है? डबल इक्वल टू मतलब है इक्वलिटी, ठीक है। मतलब कि जेंडर एक्स डॉट जेंडर मतलब कि काट का जेंडर जो है वो मेल होना पड़ेगा, ठीक है। एम मतलब कि मेल होना पड़ेगा। तो मतलब कि डबल इक्वल टू, ठीक है, काट का जेंडर मेल होना पड़ेगा। और सम इक्वल सम प्लस एक्स डॉट मैथ्स, ठीक है। इस वाले में आप लोग देख सकते हो। तो सम इक्वल सम प्लस एक्स डॉट मैथ मतलब कि सम के साथ एक्स डॉट मैथ करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सम वेरिएबल में चला जाएगा। इसको ये समझाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा स्टैमर कर जाता हूँ कुछ कुछ सिचुएशन में, तो थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो डबल इक्वल टू जो है वो इक्वलिटी शो करता है और सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट शो करता है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने शायद मेरे टेलीग्राम पे दिया ही नहीं। मैं एक बार टेलीग्राम पे दे देता हूँ। अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। वीक सिटी का वीक वन का हैंड रिटन नोट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाला पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आज के लाइव के बाद मैं दोबारा इसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना। थोड़ा सा लेट हो गया देने में, लेकिन हाँ कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैथ्स मार्क्स, ये आप लोग ऑलरेडी खुद ब खुद कर सकते हो कि अगर जेंडर मेल हुआ तो बॉय सम, और बॉय सम जो वेरिएबल है इसमें हम लोग उस वाले काट का मैथ्स मार्क इनिशिएट करेंगे। अगर एल्स, अगर ये चीज़ नहीं हुआ, जेंडर मेल नहीं हुआ, अगर फीमेल हुआ, तो गर्ल सम में हम लोग उस वाले काट का मैथ्स मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाले सेम ही चीज़ है, मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स वाला जो सूडो कोड है, इस सूडो कोड को इतना बड़ा एक उसमें क्या बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट में शो किया गया है, ठीक है। अब आता है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग वीक थ्री, ठीक है। ये वाला वीक से मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये वाला वीक अच्छी तरीके से कर लेना। आपके पास अभी तक आज 21 तारीख है, सोचो कि 22 तारीख और 18 मिनट बाद, 18-20 मिनट बाद ही 22 तारीख हो जाएगा। 22 जुलाई आपका चल रहा है, ठीक है। आपके पास और 9 दिन और 3 दिन, 3 दिन नहीं, मैं 2 दिन पकड़ रहा हूँ। आपके पास 11 दिन है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आपका अगर स्टेट्स का हाल सही है, इंग्लिश का हाल ऑब्वियसली सही होगा क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। और आप लोग बहुत मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, ठीक है। मैथ्स, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स का हाल भी बहुत ही सही रहेगा। तो सीटी में आपका अगर हाल बहुत ही बेहाल है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास ऑलमोस्ट 11 दिन है। तो इन 11 दिनों में, ठीक है, इन 11 दिनों में अच्छी एटलीस्ट 5 to 6 डेज आप सिर्फ सिटी में बिताए, ठीक है। आप सिर्फ सिटी में बिताए एटलीस्ट जुलाई 27-28 तक आप सिर्फ सिटी में दे। अगर आपका आपका जो सिटी में हाथ बहुत ही वीक है, ठीक है ना। तो वीक 3 यहाँ से शुरू होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा एंड क्रिएशन ऑफ टेबल्स, ठीक है। और एक प्रोसीजर बोल के एक चीज शुरू होता है। प्रोसीजर जो है, ए प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजेबल कोड that is used to perform a single interaction. Procedure provide battery modularity for its application and a high degree of code reusing. सोचो कि एक कोड बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा भद्दा सा कोड बार बार आपको यूज करना पड़ रहा है। तो उस बड़ा सा भद्दा सा कोड को हम लोग एक छोटा सा, सोचो कि ये वाला बड़ा सा भद्दा सा कोड जो बार बार यूज हो रहा है, ये वाला कोड जो है उसका इंडिकेशन देता है, नाम क्या है इसका, मैक्सिमम मार्क्स, मैथ्स मार्क्स का इंडिकेशन देता है। सपोज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। उस
मैथ्स मार्क्स को हम लोग अगर एक मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स बोल के एक वेरिएबल में इसको पुट कर दे, ठीक है, एक प्रोसीजर में, वेरिएबल में नहीं कह सकता, एक प्रोसीजर में अगर हम पुट कर दे और इस बड़े से भद्दे से कोड को बार बार लिखने की बजाय हम लोग सिर्फ मैथ्स मार्क्स को कोड में लिख दे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस बड़े से कोड को ले लेगा, ठीक है, इस बड़े से कोड को प्रोसेस में ले लेगा और आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो एक बड़ा सा कोड को बार बार लिखने की बजाय हम लोग अगर एक प्रोसीजर का नाम दे दें, तो वो चीज़ जो है बहुत ही मतलब कि आपको ही फायदा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसीजर का नाम जो है सम मैथ्स, ठीक है। आर्गुमेंट रिसीव जेन। अब आर्गुमेंट क्या रिसीव करता है, सम मैथ्स में कौन सी चीज़ का हम लोग मैथ्स मार्क्स का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे जेन में देख सकते हो एक पैरामीटर प्रोसीजर होता है, पैरामीटर, और पैरामीटर जो है यहाँ पे फीमेल दिया गया है, ठीक है। आर्गुमेंट वैल्यू इज एसन पैरामीटर वैल्यू। आर्गुमेंट वैल्यू ये है, जेंडर के अंडर क्या आता है, एक तो मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा एज पर द डाटा सेट, ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, आई डोंट, एक सेकंड सर, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एनी मोर बट आई हैव टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। क्या है डिग्री आईआईटी के नॉर्मल डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट में। देखो, आपका इस वाले डिग्री से भी आप आईआईटी एलम स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिग्री कॉम्प्लीशन, आफ्टर डिग्री कॉम्प्लीशन आपको एक आईआईटीएन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन के इसकी क्या वैल्यू है इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट में, ये देखो अभी एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब फील्ड जो है बूमिंग स्टेज पे है, ठीक है। बहुत सारे फील्ड ऑलरेडी बूम कर चुके हैं, बूम कर रहे हैं और बूमिंग स्टेज पे है, जो फ्यूचर में बूम करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है 4 साल में है, ठीक है, 4 साल का है। आप अगर सितंबर 2025 में भी एनरोल हो जाते हो तो एक लैम संग एक टेंटेटिव डेट जो है 2029 में आपका कोर्स खत्म होगा, ठीक है। ये कोर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होता है, 4 साल से लेके 8 साल के टाइम पीरियड में आप लोग इस वाले कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैं एक सोचो कि एक जनरल सा वैल्यू पकड़ रहा हूँ कि 2029 तक, 2029 में मतलब कि इस इंडस्ट्री का लेवल बहुत ही अप चला जाएगा। अगर आपको इस इंडस्ट्री का नॉलेज है तो आपका जॉब रिज्यूमे में बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, आपको बहुत ही मतलब कि अच्छी तरह मतलब कि क्या बताऊँ, एक मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, आपको बहुत ही फायदा होगा क्योंकि अगर 2020 के अराउंड चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, ठीक है, मुझे जितना याद है। आज चल रहा है 2025 और इंडिया का मतलब कि इंडिया छोड़ो, पूरा वर्ल्ड ही ऑलमोस्ट चैट जीपीटी या फिर कुछ भी कोई ना कोई एआई टूल यूज कर रहा है, या फिर डीप सीक हो, गूगल का जेमिनाई हो, मेटा एआई भी समथिंग कुछ आया है, ठीक है। एआई पे एआई बहुत ही बूम कर रहा है, ये वाला फील्ड बूम कर रहा है या फिर कर लिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि 5 साल के इंटरवल में क्या कुछ बदल गया, ठीक है। तो ये सब जो फील्ड है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भी आप लोग कह सकते हो, तो ये सब फील्ड में अगर आप नॉलेज हासिल करोगे तो आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था। ओके, तो प्रोसीजर वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी डन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर का टू कॉल है प्रोसीजर। प्रोसीजर एक कोई मतलब कि कभी भी एक वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। प्रोसीजर कॉल इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। प्रोसीजर को हम लोग कॉल करेंगे एक स्टेप सेपरेट स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। यूज ए प्रोसीजर व्हेन द सेम कंप्यूटेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। मैंने वही बोला, डिफरेंट सिचुएशन है लेकिन सेम ही कंप्यूटेशन आपका यूज होगा, तो आप एक प्रोसीजर यूज कर सकते हो। पैरामीटर्स फिक्स द कॉन्टेक्स्ट। एक पैरामीटर एक मतलब कि प्रोसीजर यूज करने का कॉन्टेक्स्ट को फिक्स कर देगा, ठीक है। यूज वेरिएबल टू सेव वैल्यूज रिटर्न बाय प्रोसीजर्स। कीप ट्रैक ऑफ द आउटकम ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर कॉल्स। प्रोसीजर हेल्प टू मॉड्यूलराइज सुडोकोड्स। अवॉइड डिस्क्राइबिंग द सेम प्रोसेस रिपीटेडली। एक प्रोसेस को बार बार मतलब कि बार बार डिस्क्राइब करने के बजाय हम लोग एक प्रोसीजर से सिस्टम को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला मतलब कि ये वाला कोड ढूंढ ले और मेरे लिए ऑपरेशन कर दे, ठीक है, ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दे जो सही स्टेटमेंट रहेगा इसको बताने के लिए, ठीक है। इफ यू इम्प्रूव द कोड इन सूडो कोड, बेनेट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू ऑल प्रोसीजर कोड। अगर एक
एक कोड को हम लोग प्रोसीजर के अंदर एक कोड को अगर हम लोग इम्प्रूव कर दे, तो हम लोग को बार बार उस कोड को हर एक स्टेटमेंट में इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली हर एक प्रोसीजर जिन स्टेटमेंट में हम लोग प्रोसीजर को कॉल किया, उन उन स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। अब बात आता है कि थ्री प्राइजेस प्रॉब्लम जो है मैं अलग से समझा रहा हूँ। अगर मैं स्टेटमेंट वाइज समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, लास्ट में थोड़ा सा क्लास शेड्यूल को लेके मैं हम लोग बात करेंगे, तो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि वीक 3 के लास्ट में आ चुके हैं, तो आप थ्री प्राइजेस प्रॉब्लम में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा हमें। तो सोचो कि 12 बच्चे हैं, ठीक है। 12 बच्चे हैं, लोग 12 बच्चे का एक ब्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। और 12 बच्चों का मैथ्स मार्क्स हमें दिया गया है, ठीक है। ये एक आर्बिट्री एग्जाम्पल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे को मिला 9, एक बच्चे को मिला 21, एक बच्चे को मिला 18, एक बच्चे को मिला 19, एक बच्चे को मिला 40, और ये सब आउट ऑफ 100 है, ठीक है। एक बच्चे को मिला 33, एक बच्चे को मिला 60, एक बच्चे को 95, एक बच्चे को 100, एक बच्चे को 99, एक बच्चे को 3, एक बच्चे को 8, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एक सेकंड, बहुत ही आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा गला सूख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट थ्री मतलब कि टॉप थ्री स्कोरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। और ये जो है एक कार्ड फॉर्मेट में, समझो कि एक कार्ड पर फॉर्मेट में हमें दिया गया है। समझने में क्या जाता है, ठीक है। और ये सब एक पाइल में बंद है, ठीक है। तो एक कार्ड, सोचो कि ये एक पाइल है, ठीक है। और ये एक कार्ड है, और इस कार्ड को हमने उठाया। पहला देखा कि पहला मैथ मार्क 9 है, तो पहले वाले मैथ मार्क को हम लोग जो है थर्ड वाले जो एकदम थर्ड पोजीशन है उसमें अपडेट करेंगे। फिर हम लोग सेकंड वाले कार्ड को उठाएंगे, उसका मैथ मार्क देखेंगे। उसका मैथ मार्क जो है पहले हम लोग थर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर थर्ड से छोटा आ रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर थर्ड से छोटा आ रहा है तो उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड पोजीशन है, और थर्ड पोजीशन का छोटा कार्ड हम लोग को अपडेट नहीं करना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन का बड़ा कार्ड ही हम लोग अपडेट करेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग एक एक कार्ड उठाएंगे। हमने एग्जाम्पल में 12 कार्ड लिया, शायद आप लोगों को उन लोग 30 कार्ड दे दे, ऐसे तो नहीं देंगे कि एक एक कार्ड का वैल्यू दे दिया। आप लोग एक 30 कार्ड का शायद एक कोड दे दे, तो उस कोड को एग्जीक्यूट करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन लॉजिक जो है यहाँ पे लगेगा, ये सब सेम ही लॉजिक लगेंगे, ठीक है। तो पहले देख सकते हो 9 मैथ्स मार्क्स, तो हम लोग थर्ड पोजीशन में 9 हम लोग पुट कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला नंबर जो दिख रहा है ये 21, तो 9 से 21 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इजीली यहाँ पर 21 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग, एक सेकंड, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। ओके, पहले जो है 9 को पहले फर्स्ट प्लेस में रखो, ठीक है। 9 को पहले फर्स्ट प्लेस में रखो तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट सेम ही आएगा। तो 9 को पहले फर्स्ट प्लेस में रखो। फिर देखो 21, 21 जो है 9 से बड़ा है, तो 9 को सेकंड प्लेस में लाओ, और 21 को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ। फिर देखो 18, 18 जो है 21 से छोटा है, तो फर्स्ट प्लेस पे तो बैठेगा नहीं, लेकिन 9 से बड़ा है, तो 9 को ले आओ थर्ड प्लेस पे, और 18 को ले आओ सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 40, 40 जो है पहले हम लोग थर्ड से कंपेयर करेंगे। हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट में जंप नहीं करेंगे, पहले हम लोग थर्ड से कंपेयर करेंगे। थर्ड पे देखेंगे कि थर्ड वाले वैल्यू के साथ जो न्यू वाला वैल्यू है, वो वाला वैल्यू क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। रुद्राक्ष भाई क्या बोला, एक सेकेंड। एक्चुअली आई वांट टू गेट इनटू एआई, बट आई एम गोइंग टू परस्यू ऑनलाइन एमसीए डिग्री इन एआई। शुड आई परस्यू एमसीए और दिस डिग्री? देखो, एमसीए डिग्री पता नहीं आप कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन डिग्री है शायद, एक मतलब कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड कॉलेज से आप लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को डेटा साइंस फील्ड में इंटरेस्ट है और एक आईआईटी का ब्रांड चाहिए, क्योंकि आईआईटी एक ब्रांड है, आप लोग भी जानते हो, ठीक है ना। अगर आईआईटी का ब्रांड चाहिए,
और वो भी आप ऑनलाइन डिग्री परस्यू करने जा रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आईआईटी का ब्रांड चाहिए, आईआईटी का स्टेटस चाहिए, ठीक है ना, आईआईटी का एलम वाला नेटवर्क चाहिए, आईआईटी का एलम वाला स्टेटस चाहिए, तो आप लोग, मैं बताऊंगा कि आईआईटीएम वाला कोर्स कर लो, ठीक है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। आप देखो, इस वाले कोर्स में एआई इंटीग्रेशन नहीं है। अगर आपको, मैं आईआईटी मद्रास पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आईआईटी से अगर कुछ करना है और आपको एआई वाले फील्ड में जाना है, तो मैं बताऊंगा कि बेटर आप आईआईटी गुवाहाटी वाला कोर्स करो, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेडली एआई लिखा है। और उस वाले कोर्स में मैंने जितना, मतलब कि मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है कि एआई वाले कोर्स उसमें ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि उस वाले कोर्स में ही एआई, डेटा साइंस या फिर एआई और मशीन लर्निंग शायद है उस वाले कोर्स में। तो बेटर मैं बताऊंगा, एकदम एआई वाला फील्ड आपको जाना है, तो आप बीएस डिग्री कर सकते हो फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर मद्रास, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी वाला डिग्री में एक जो ड्रॉबैक है, वो वाला कोर्स 2023 या फिर 22 से शुरू हुआ, तो उस वाले कोर्स का अभी तक कोई भी प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है। तो और उसमें जैसे कि आईआईटी मद्रास में एक पैराडॉक्स फेस्ट होता है साल में एक बार, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। आईआईटी गुवाहाटी प्रोवाइड, हाँ, आईआईटी गुवाहाटी बीएस डिग्री प्रोवाइड करता है फुल्ली ऑनलाइन, ठीक है। और आईआईटी मद्रास में जैसा सेंटर में जाके आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। मैंने जितना सुना कि, क्योंकि मैं जब मेरा डिग्री चूज करूँ, तो मेरे पास भी मतलब कि दो ही ऑप्शन थे शायद उस टाइम पे, और ज़्यादा कुछ ऑप्शन रहेंगे होंगे तो मुझे पता नहीं था। एक था आईआईटी गुवाहाटी और एक था आईआईटी मद्रास, ठीक है। मद्रास में मैंने मेरे मतलब कि मैंने जब एनरोल किया था तब प्लेसमेंट रिपोर्ट आ गया था। तो और आईआईटी गुवाहाटी का कुछ नहीं था। फिर आईआईटी गुवाहाटी का एक जो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मतलब कि अच्छा लगा, कि जैसे कि आईआईटी मद्रास में सभी एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स होता है, सब कुछ सेंटर पे जाके होता है। आपके स्टेट में सेंटर है मान लिया, लेकिन सेंटर पे जाके होता है, एक इन्विजिलेशन में होता है। लेकिन आईआईटी गुवाहाटी में टू टाइप्स का एग्जाम होता है, एक है प्रोक्टर्ड, एक है नॉन प्रोक्टर्ड। नॉन प्रोक्टर्ड टेस्ट में आप मतलब कि एकदम चिल होके, जैसे आप ऑनलाइन डेज में, लॉकडाउन के डेज में आपने एग्जाम दिया था, ऐसे ही आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा ओपनली इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन प्रोक्टर्ड वाले एग्जाम में आपको कैमरा लगा के एकदम पूरा घर पे ही, आपको घर पे ही अपनी डिवाइस पे एकदम फुल कैमरा लगा के एकदम एग्जाम का माहौल बनाकर आप एग्जाम दोगे प्रोक्टर्ड वाले में। और नॉन प्रोक्टर्ड वाले में एकदम मतलब कि एकदम चिल सीन रहता है, ठीक है। और नॉन प्रोक्टर्ड वाले में ज़्यादा ब्रीफिंग में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक डिग्री का पढ़ा रहा हूँ, तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसा बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन में हम लोग कैसे एग्जाम देते थे, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो आप एआई इंटीग्रेटेड चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि आईआईटी गुवाहाटी वाला एक बार देख लो, ठीक है। हाँ जी, तो मैं जो बता रहा था कि आप, हम लोग एक नया कार्ड उठाएंगे, ठीक है। हम लोग एक नया कार्ड उठाएंगे, और इसको हम लोग पहले थर्ड वाले पोजीशन के साथ मैच करेंगे, कि थर्ड वाले पोजीशन के साथ जो है बड़ा, या फिर बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर बड़ा आ रहा है, ठीक है, अगर बड़ा आ रहा है, तो हम लोग थर्ड वाले पोजीशन में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको कट करके नया वाला वैल्यू पुट कर देंगे, और छोटा आ रहा है तो उस वाले कार्ड को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ओके। तो देख सकते हो कि थर्ड वाला कार्ड जो है वो 19 आ रहा है, ठीक है। 19 जो है 9 से बड़ा है, तो हम लोग 19 की जगह, 9 की जगह 19 पुट कर देंगे। अब हम लोग सेकंड वाले के साथ मैच करेंगे। अगर सेकंड वाले के साथ मैच किया तो हम लोग थर्ड वाले को सेकंड वाले में पुट कर देंगे, और सेकंड वाले को थर्ड वाले पे शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि स्विच कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो देख सकते हो 18 जो है 19 से छोटा है, तो 19 को हम लोग सेकंड वाले पे ले आएंगे, और 18 को हम लोग थर्ड वाले पे ले आएंगे। और फिर हम लोग फर्स्ट वाले के साथ मैच करेंगे। अगर फर्स्ट वाले के साथ भी सेम ही हुआ तो फिर भी इंटरचेंज हो जाएगा फिर एक बार। और अगर नहीं सेम हुआ तो जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 21 है और यहाँ पे 19 है, और 21 जो है बड़ा है, तो कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा। यहाँ पे फिर दोबारा आता है 33। 18 जो है 33 से छोटा है, तो यहाँ पे थर्ड वाले प्लेस में पहले ही 18 आ जाएगा, सॉरी 33 आ जाएगा, ठीक है। और 33 आने के बाद और 19 जो है, ठीक है, 19 जो है वो भी 33 से छोटा है, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा थर्ड वाले पे, और
33 आ जाएगा सेकंड वाले पे। फिर दोबारा 21 जो है 33 से छोटा है, तो 33 जो है फर्स्ट पे आ जाएगा और 21 सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फ्रेश करके लिख देता हूँ 31, 21, 19। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 60, तो 60 बड़ा है, 60 पहले थर्ड पे आएगा। फिर एक बार कंपैरिजन होगा, फिर 21 छोटा है तो 21 है यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा। फिर 33 भी छोटा है तो 60 यहाँ आ जाएगा और 33 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि 95, 95 जो है वो 21 से ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है, फिर 33 से भी बड़ा है तो इंटरचेंज हो जाएगा। फिर दोबारा बड़ा है तो 95 और 60। ठीक है, फिर देख सकते हो 100, एक बार मैं दोबारा फ्रेश करके मैं लिख देता हूँ। देख सकते हो फिर दोबारा जो कार्ड है वो 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100 जो है ऑब्वियसली 33 से बड़ा है। फिर 100 इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 95 आ जाएगा। ठीक है, फिर देख सकते हो 99, 99 जो है वो 60 से ऑब्वियसली बड़ा है। फिर 95 से भी बड़ा है तो 95, 99 यहाँ आ जाएगा और 95 यहाँ आ जाएगा। फिर 100 जो है वो ऑब्वियसली बड़ा है तो कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा। 99, 95, फिर आ गया कि 03, 03 सबसे छोटा है तो कोई सा भी ऑपरेशन नहीं होगा। फिर 08 भी सबसे छोटा है तो कोई सा भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैंने शायद थ्री प्राइजेस प्रॉब्लम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑलरेडी हमने समझा दिया। ठीक है, हाँ जी, और ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ऑलरेडी 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो ज्यादा दिन नहीं, वीक 3 के लास्ट में आ चुके हैं और वीक 4 में हम लोग सिर्फ दो ही फॉर्मूला देखेंगे। उस वाले फॉर्मूले से एकदम नेग्लिजिबल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग जुलाई 13 वाले क्वालिफायर की बात करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब मैंने जितना पेपर देखा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है, मैंने जितना पेपर देखा एक भी क्वेश्चन नहीं आया था वीक 4 से। तो हाँ, आप लोग बस एक बार फॉर्मूला देख लेना, ऐसा नहीं है कि वीक 4 को पूरा स्किप ही कर दिया। फिर अगर क्वेश्चन आ गया तो मुझे नहीं मत बताना कि भैया आपने तो नहीं बताया, आपने तो बताया नेग्लिजिबल क्वेश्चन आएगा। मैंने नेग्लिजिबल बताया, लेकिन आएगा ऐसा तो नहीं पता कि नहीं आएगा। ठीक है ना, मैंने बताया कि नेग्लिजिबल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो थ्री प्राइसेस प्रॉब्लम यहाँ पे समझाया दिया गया है। और ये पूरा का पूरा यही मैक्स, अगर मैक्स स्टार्ट मैक्स, मैक्स आईडी, अगर मैक्सिमम मार्क्स का आईडी भी स्टोर करना है तो आईडी के लिए 3 वेरिएबल, मतलब कि 3 पोजीशंस के लिए 3 वेरिएबल भी हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुछ बाउंड्री कंडीशंस के बारे में वो किया गया है। हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डेक आफ्टर द प्रोसीजर? इज ईच कार्ड ऑफ द सेम एज इट वाज बिफोर? वी सर्टेनली एक्सपेक्ट सो। ठीक है, is the sequence of card the same as it was before? Perhaps not. Sequence maintained नहीं depends what we mean by restored deck. Scene deck would normally be in reverse order. Side effect procedure modifies some data during its computation. ठीक है, और इंटरफेस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ये सब थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, वीक 3 से ज्यादा जो है वो सुडो कोड का ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आए। अब मैं शुरुआत में ही बता चुका था स्ट्रीम, मतलब कि पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले ही, कि इस वाले कोर्स में, मतलब कि सॉरी कोर्स बता रहा हूँ, इस वाले सब्जेक्ट में थ्योरी तो समझो कि सूडोकोड कैसे वर्क करता है, लेकिन एग्जैक्ट सूडोकोड जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसा आएगा कोई सा भी गारंटी नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास 11 दिन समय है। अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और आप अगर और ऐसा भी केस हो सकता है कि आप लोग सिर्फ सीटी का ही एग्जाम दोगे, क्वालिफायर रिएटम। ठीक है, तो और ये वाला लाइव स्ट्रीम जो है, जो बंदे लोग मतलब कि सितंबर बैच के लिए अप्लाई करेंगे या फिर अप्लाई कर चुके हैं, उनका कोर्स जल्दी शुरू होगा। लेकिन एडवांस में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं। और वो लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि मैंने जो क्वालिफायर के टाइम में जो लाइव स्ट्रीम किया था, ठीक है, जुलाई 13 के पहले वाले, ठीक है, वो देखने के लिए, क्योंकि उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। क्योंकि उनमें बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे कि भैया आज से शुरू कर रहा हूँ, बताओ आप क्या करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। तो मैं ऐसा ही मान रहा हूँ कि उनमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि
ऑलरेडी अभी आप लोगों ने एक बार क्वालिफाई दे दिया, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट आपके पास आ गया, एक बेसिक बेसिक चीज़ों का सब कुछ मतलब कि एक जिस्ट आपके पास आ गया, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी समझने में। अगर मैं सेम ही डेप्थ में पढ़ाने जाऊँ तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। मैं पढ़ाने में क्या है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ आपका ही टाइम वेस्ट होगा, जो मैं नहीं चाहता। आप जितने टाइम में एकदम डेप्थ में जाके थ्योरी करोगे भाई, यार सिटी का क्वेश्चंस लगा लो, बहुत ही बेनिफिट में रहोगे, ठीक है ना। सिटी का जितना हो सके, सिटी और स्टेट्स का जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो मैथमेटिक्स का बाद में लगा लेना, फर्स्ट प्रायोरिटी सिटी और स्टैटिस्टिक्स को रखो। अगर नॉन मैथ से हो तो सिटी, स्टेट्स और मैथ्स तीनों का क्वेश्चन बड़े बराबरी में ज्यादा नंबर में लगाओ, ठीक है। एक एग्जाम पे जाके आप लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे, थ्योरी लिख के में नहीं आओगे, ठीक है ना। एक एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो, क्वेश्चन का अप्रोच समझो, ठीक है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि भैया थ्योरी तो एकदम रटा हुआ है मुझे, आप कोवेरियंस का फॉर्मूला बताओगे, मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला आपके पहले लिख दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले लिख दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्रैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, भैया आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही कम किया हुआ है, ठीक है। तो उसको सुधारो। 11 दिन बहुत टाइम होता है भाई, क्वालिफायर जैसे एग्जाम्स के लिए 11, मैं ओपनली बता रहा हूँ, क्वालिफायर के लिए 11 दिन बहुत टाइम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक 40% तो भर के ही रखा है ना भैया, 40% तो भर के ही रखा है ना। जुलाई 13 को, कुछ दिन पहले, आज 22 है ना, 23 ही समझो, तो कुछ ही दिन पहले ही आप लोगों ने वो दिया, अ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफायर दिया 10 दिन ऑलमोस्ट पहले, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, ठीक है। हाँ जी, यही चीज मैं बता रहा था कि ये थ्योरी का पार्ट है, अगर थ्योरी में ज्यादा दिक्कत हो रहा तो ये वाला पार्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग आ गए लास्ट वीक में, ठीक है, एकदम लास्ट वीक में हम लोग आ चुके हैं कि क्या कुछ करेंगे। तो अगर वीक 1 का नोट्स चाहिए, ठीक है, वो हैंड रिटन, वो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये वाला पीडीएफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आज मैं दोबारा अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, मेरे इधर बिजली चला गया, ओ नो यार। मैं मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए कैमरा ऑन रखना भी सही नहीं होगा, तो मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। एकदम लास्ट वीक में ही हम लोग आ चुके हैं, तो लास्ट वीक में हम लोग कैमरा के बगैर ही पढ़ लेते, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारा इधर जो है बिजली चला गया है, हाँ, ठीक है। हाय फैंटम भैया, हाय हाय हाय। एकदम लास्ट वीक है तो हम लोग इजीली कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं भी है इस वाले वीक में। तो आप लोग देख सकते हो वीक 4 में बिनिंग मेथड हम लोगों को समझा रहा है, ठीक है। एक बिनिंग मेथड बोल के हम लोगों को समझाया जाता है। सोचो कि मैं एक जिस्ट पहले दे देता हूँ, सोचो कि 25 बंदों का स्कोर कार्ड दिया गया है, और आईआईटीएम के लेक्चर्स पे, आईआईटीएम के लेक्चर्स पे आप लोगों को बर्थडे पैराडॉक्स बोल के समझाया गया था, कि बर्थडे पैराडॉक्स में मतलब कि अगर 25 बंदों का कार्ड रहता है, तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी रहता है कि कोई भी दो बंदों का मतलब कि डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ या फिर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ सेम ना रहे, बर्थ ईयर, बर्थ मंथ, ये दो चीज सेम रहेगा, ये आईटीएम के लेक्चर्स में ऐसे समझाया गया था, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि सोचो कि आपको एक 25 कार्ड्स का एक फाइल दिया गया है, एक एक कार्ड करके चेक करोगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक कार्ड चेक करोगे, पूरे बाकी का 2400 कार्ड से चेक करोगे, फिर दोबारा एक कार्ड उठाओगे फाइल से, फिर दोबारा चेक करोगे, तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है। तो आईआईटीएम के लेक्चर्स में भी यही मेथड, एक बिनिंग सा मेथड हम लोगों को मतलब कि वो किया गया था, क्या बोलते हैं इसको, रेकमेंड किया गया था कि हर एक मंथ को पहले मंथ वाइज बिन बना लो, ठीक है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जैसे कि जनवरी जो है,
जनवरी जो है, अगर एक कार्ड देख रहे हो, बिना कोई भी डेट देखे, अगर सिर्फ पहले मंथ देखो, जनवरी है तो जनवरी में ऐड कर दो, फरवरी है तो फरवरी में ऐड कर दो। ऐसे करते करते सारे कार्ड्स को मंथ वाइज सारे बिन में ऐड कर दो, ठीक है, सारे बिन में ऐड कर दो। फिर एक बिन उठाओ, जैसे कि जनवरी की बिन उठाओ, और जनवरी की बिन में देखो कि कौन सा कार्ड जो है डेट मैच कर रहा है, कोई सा भी डेट मैच कर नहीं कर रहा है रख दो। फिर फरवरी उठाओ, वहां पर देखो कि कौन सा कार्ड जो है डेट मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा कार्ड के संग डेट मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है वो भी रख दो। तो ऐसे हम लोग बहुत ही इजीली और डबल जो डबल चेक ना करके, मतलब डबल चेक क्या बोल रहा हूँ, डबल मेहनत ना करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग ईच एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो फॉर्मूला दिया गया है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड विल बी, दिया गया है एन मल्टीप्लाई में एन माइनस वन इंटू वन बाई टू, जो कि आप में टू लिखा, एक ही बात होता है, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये वाले फॉर्मूले देख लेना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हमें लगा इस वाले पार्ट को खत्म करने के लिए, पूरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग वीक 1 से लेके वीक 1 से लेके वीक 4, ठीक है। तो ये एक जिस्ट देने के लिए जस्ट कि ये चीज़ है, ये चीज़ पढ़ लो, जी मतलब कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो, आपका रिएटन भी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो मैं जो बता रहा था कि एक अपकमिंग क्लासेस के रिलेटेड मैं बताऊंगा। हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का वीक 5 का वन शॉट देखेंगे, वो भी सीटी का। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्वालिफायर्स रीअटेम्प्ट दे चुके होंगे और इसका रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो इसके बाद क्या करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले अपलोड कर दिया है। तो वो वीडियो आप लोग अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, इस वीडियो का पिन कमेंट में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जाके वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई के बाद पे आते हैं। आज हम लोग करेंगे वीक 5 का वन शॉट। ऑलरेडी सीटी का वीक 1 से लेके 4 का वन शॉट मेरे चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। मैंने शायद 2 बार लाइव में पढ़ाया था, एक बार क्वालिफायर के टाइम पे, एक बार क्वालिफायर रीअटेम्प्ट के टाइम में। तो आप लोग जाके उधर से देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एंटर में पूरा सिलेबस है वीक 1 से लेके वीक 12 तक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आगे का वीक का भी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो वीक 5 में शुरू होता है कि कलेक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, कलेक्शन एक ऐसा चीज होता है डेटा सेट में कि कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब कि एक ऐसा कंटेनर होता है। कलेक्शन एक डेटा सेट का, मतलब कि एक डेटा सेट का ऐसा कंटेनर होता है जहां पे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। कंटेनर कितने टाइप का होता है, जैसे कि लीस्ट कंटेनर एक्चुअली 4 टाइप का होता है। हम लोग अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लीस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पर आके मैं समझा, ओके ये वाला तो स्ट्रेटेजी दिया है मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था। तो ओके, तो सोचो कि एक नंबर वाला एक सेट टाइप का कुछ है, तो मतलब कि एक लाइन ऑफ नंबर है 1 3 5 7 8। ठीक है, अगर इस वाले नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट लगाया गया है तो इस वाले चीज को हम लोग लिस्ट कहेंगे। ठीक है, एक चीज, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले सेम चीज पे 2 बार 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड। ओके, अभी इस वाले सेम चीज पे अगर कर्ली ब्रेसेस लगाया गया हो, ठीक है, इस वाले सेम चीज पे अगर कर्ली ब्रेसेस लगाया गया हो, इस केस में हम लोग इसको सेट कहेंगे। और इस वाले सेम चीज पे अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट या फिर नॉर्मल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगाया गया है, तो इस वाले चीज को हम लोग टपल कहेंगे। ठीक है, तो और दूसरा एक चीज रहता है कि डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या चीज होता है? ठीक है, अगर स्क्वायर ब्रेस में की और उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज का बात किया जाए, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग डिक्शनरी कहेंगे। जैसे कि 1, ठीक है, 1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 1 को हम लोग अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 अगर हम लोग एक की पकड़ते हैं और की ऑलवेज जो है कोटेशन या फिर स्ट्रिंग में रहेगा, और इसको कॉलन लगा के उस की का रेस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पे बैठेगा और पूरा का पूरा जो है ये एक कर्ली ब्रेस में बंद हो जाएगा। ठीक है, और इधर यही चीज समझाया जा रहा है। देखो कि लिस्ट जो है थर्ड ब्रेस से, इसका मतलब नोटेशन है टपल का फर्स्ट ब्रेस से, सेट का कर्ली ब्रेस से, और डिक्शनरी कर्ली ब्रेस के अंदर की और उसका वैल्यू देता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट क्या चीज होता है? कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड चेंजेबल अलाउज डुप्लीकेट मेंबर, मतलब कि लिस्ट एक हम लोग वीक 5 में
वीक 5 में सिर्फ लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। और लिस्ट क्या चीज है? लिस्ट एक कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर डेटा जो है चेंजेबल है। ठीक है, डेटा को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर्ड वे में रहता है, ऑर्डर्ड वे में रहता है। और दूसरा है अलाउस डुप्लीकेट मेंबर। ठीक है, डुप्लीकेट मेंबर जो है वो अलाउ होता है। हम लोगों ने सेट, जब हम लोग मैथ्स में सेट थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ा था, कौन से वीक में? वीक 1 में। तब हमने एक चीज बोला था कि एक सेट अगर ऐसा हो, 1 2 2 3 3 5, ठीक है, एक सेट अगर ऐसा हो और एक सेट अगर ऐसा 1 2 3 5, तो उस केस में जो है, उस केस में ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम रहता है। अगर इस वाले सेट को अगर हम लोग ठीक से लिखते हैं तो हम लोग ये वाला सेट ही लिखते थे। ठीक है, मतलब कि सेट में जो है, सेट में डुप्लीकेट मेंबर, डुप्लीकेट मेंबर अलाउ नहीं होता था। ठीक है, अगर, और इन केस ऑफ लिस्ट, बट इन केस ऑफ लिस्ट, अगर एक लिस्ट है 1 2 2 3 5 5 5, ठीक है, और दूसरा एक लिस्ट है 1 2 3 5, तो इस केस में जो है, इस केस में ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, और ये वाला भी एक अलग लिस्ट है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पर इसको मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के संग रिलेशन में नहीं है, या फिर ये दोनों जो है, मतलब कि इसका सिंपलर वर्जन या फिर इसका सही वर्जन ये वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, मतलब कि लिस्ट में जो है, लिस्ट में डुप्लीकेट मेंबर्स जो है अलाउ होते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी जैसे कि लिस्ट का एग्जांपल देखो, तो पूरा का पूरा एक लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट को जो है थर्ड ब्रेस से बंद किया गया है, और पूरा का पूरा देख सकते हो एक ऑर्डर पेयर में रखा हुआ है। 40, सॉरी 40 के बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। ठीक है, ये जो है एक लिस्ट ऑफ मार्क्स है। यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, टू रिप्रेजेंट लिस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। वी कैन ऐड टू लिस्ट, मतलब कि हम लोग दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम लोग एक बार देखते हैं। सोचो कि हम लोग के पास दो लिस्ट है, L1 है 1 2 3, और एक सेकंड, और L2 है 4 5 6। ठीक है, अब L3 में हमें दो लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग L1 प्लस L2 यहाँ पे लिख देते, तो कैसे ऐड होगा? यहाँ पर ब्रैकेट को छोड़ के, ठीक है, एक बात मतलब कि मेरे लफ्ज को ठीक से सुनो। ब्रैकेट्स को छोड़कर, ब्रैकेट्स को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है एक ऑर्डर पेयर में लिख लो। जैसे कि यहाँ पहले में 1 2 3, जो कि L1 था, और L2 में था 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अब ये सारे एलिमेंट्स को एक ही लिस्ट पे, मतलब कि एक ही थर्ड ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये जो है दोनों का एडिशन हो गया। ये जो है दर्शा रहा है L1 प्लस L2। ठीक है, ये दर्शा रहा है L1 प्लस में L2। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हो। और नोट्स जो है आप लोग एक बार हो सके तो खुद मतलब कि हैंड रिटन बना लो। अगर नहीं हो सके तो मेरा ये वाले सारे नोट्स जो है, ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वी कैन ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हम लोग अभी सोचो कि एक लिस्ट है जो कि L1 है, तो चूंकि इसमें 4 6 7 बोल के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि इस लिस्ट के एंड में, ठीक है, इस लिस्ट के एंड में हमें 10 को ऐड करने के लिए, तो हम लोग 10 कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, सो चूंकि बोला गया कि L3 में, एल सॉरी, ओके मैं ऐसे समझा देता हूँ। L3 लिस्ट में लास्ट एलिमेंट में 10 को ऐड करो। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के तो क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल बस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, L3 लिखो, और L1 पूरा का, सॉरी एक सेकंड, L1 पूरा का पूरा लिखो, और यहाँ पर प्लस प्लस दो। ठीक है, अगर दो लिस्ट को ऐड करोगे तो सिंगल प्लस बैठेगा, लेकिन अगर लास्ट में एलिमेंट ऐड करोगे तो यहाँ पर दो प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। और प्लस प्लस जो है एक थर्ड ब्रेस लगा दो, और यहाँ पर कोटेशन के अंदर 10 को ऐड कर दो। ठीक है, अभी पूरा का पूरा जो है लास्ट में एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या था? 4 6 7 था। ठीक है, यहाँ पे 4 6 7 और लास्ट में 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देख सकते हो L1 जो था वो 1 2 4 था,
थ्री हमने लास्ट मैथ किया तो 1 2 4 3 हो गया। अब बात आता है कि व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट क्या है? सोचो कि एक डेटा सेट है, आई डेटा सेट बोल के मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। आई डेटा सेट में जो है आपके पास 1 2 3 और 5 है, ठीक है। सॉरी ये तो होगा नहीं, ये तो पूरा ऑर्डर में ही है। सोचो कि एक आई डेटा सेट है जहां पर मतलब कि एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट है, सोचो कि 6 3, फिर 9, फिर 50, फिर 1, ठीक है। ऐसा बोल के कुछ एलिमेंट है। एक हम कमांड यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्टेड लिस्ट। अगर हम लोग सॉर्टेड लिस्ट यूज करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला जो लिस्ट है, ये वाला जो लिस्ट है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑर्डर पेयर मतलब का समझते हैं कि या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर ही है, ठीक है। ध्यान में रखना। और 1 3 9, 1 3 6 9 50 देख सकते हो पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है, मतलब कि ये लिस्ट जो है ऑर्डर पेयर में आ चुका है। यहाँ पे यही चीज समझाया जा रहा है कि 1 3 9, यहाँ पे देख सकते हो 1 3 9 10 2 5 ऑर्डर पेयर में लिस्ट नहीं है। हम लोग सॉर्टेड लिस्ट यूज करें तो यहाँ पर 1 2 3 5 9 10 आ गया है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा लग चुका है। तो इतना ही था वीक 5 में, ठीक है। वीक 5 में थ्योरी का पार्ट इतना ही था। नीचे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन जो है वो वीक 5 के ग्रेडेड असाइनमेंट्स है। तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा। हम लोग मतलब कि वीक 5 से लेकर के वीक 8 का वन शॉट डालने के बाद हम लोग जो चीज कर रहे थे स्टैट्स और इंग्लिश की तरह एक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे सीटी का भी लाइव, ठीक है। वहां पर हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मतलब कि प्रैक्टिस के लिए हम लोग वीक 5 का वन शॉट करेंगे, वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट करेंगे, आप लोग वो वाला पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाले पार्ट में पहले वाले में देख सकते हो कि एम लिस्ट जो वेरिएबल है, एक सेकंड, एम लिस्ट जो वेरिएबल है वो एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या शो करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट दिया गया है जिसकी लिस्ट का नाम एल दिया गया है। और यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स है, एक है 0 2 10, एक है 198, दूसरा है 2, फिर 188, ऐसा करके 3 173 और 4 240, ठीक है। और एम लिस्ट एक खाली सा लिस्ट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो खाली एम्प्टी ब्रैकेट्स है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ब्रैकेट्स है। फॉर ईच एलिमेंट इन एल, एम लिस्ट जो है एम लिस्ट में एम लिस्ट प्लस प्लस लास्ट एलिमेंट शो करेगा, ठीक है। सिर्फ लास्ट एलिमेंट ही शो करेगा। तो मतलब कि जीरो, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो सेकंड, 0 210, ठीक है। 1 198, 2 188, 3 173, 4 240, ठीक है। अगर ये इनमें अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट देखने जाए तो एक है 210, एक है 198, एक है 188, एक है 173 और एक है 240, ठीक है। तो सिर्फ यही वाले एलिमेंट जो है एक लिस्ट में शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो है एल लिस्ट ही शो हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ 0 1 2 3 4, यहाँ पर पांच एलिमेंट शो हो रहा है तो ये भी हो नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम ही पूरा का पूरा लिस्ट ही पूरा का पूरा आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ही सिर्फ लास्ट एलिमेंट शो हो रहा है 210, 198, 188 और फिर 173 और 240, ठीक है। यहाँ पर जो चीज दिखेगा हमने बस बताया था वही चीज दिखाया जा रहा है। तो इजीली हम लोग डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है। अभी फिर से बोल रहा है कि इस बार एब लिस्ट में क्या दिखाएगा, बताओगे कि भैया कि सेम ही तो है, लेकिन एक बार सुडो कोड पढ़ लो। सेम क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ मुझे भी पता है कि बहुत टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग सुडो कोड, ये वाला सुडो कोड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो है इस बार तीन तीन एलिमेंट का एक एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट का, 0 210, 78 1 198 91, ठीक है। लास्ट में एक एक एलिमेंट जो है ऐड किया गया है। इसमें एम लिस्ट दोबारा एक एम्प्टी लिस्ट दिया गया है। और एम लिस्ट में जो है लास्ट इन इट एलिमेंट बोला है, ठीक है। लास्ट इन इट एलिमेंट, लास्ट इन इट एलिमेंट मतलब कि सेकंड एलिमेंट, लास्ट से सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो अगर लास्ट एलिमेंट बोलता, ठीक है, पिछली बार की तरह अगर लास्ट एलिमेंट बोलता तो इस बार 78 91 77 78 और 89 आंसर होता। लेकिन इस मतलब कि इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो है लास्ट इन इट एलिमेंट बताया गया है, तो इस केस में जो है सेम ही आंसर होगा। इस केस में बीच वाला एलिमेंट जो है पकड़ा जाएगा। 210, 198, 188, 173 और 248, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर भी 4 नंबर ऑप्शन वाला ही आंसर होएगा, ठीक है।
हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेडेड असाइनमेंट सिटी का 10 ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि एन एक ऐसा लिस्ट है, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि 1 से लेकर के 50 तक, मतलब कि वो है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट, का वैल्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या होगा, ठीक है। पहले काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, और ए को सम लिस्ट एन और बी को सम लिस्ट रेस्ट एन, ठीक है। और सम लिस्ट जो है वो एक प्रोसीजर है, ठीक। वो एक, सॉरी, प्रोसीजर है। और रेस्ट फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताइए कि रेस्ट फंक्शन में जो है पहला पहला एलिमेंट कट जाता है, ठीक है, कट जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर ईच वाई इन ए, ठीक है, फॉर ईच जेड इन बी, तो जेड और वाई अगर इक्वल हुआ तो काउंट जो है इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सम लिस्ट में क्या चीज दिखाया जा रहा है। सम लिस्ट एक्स और आउट लिस्ट जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, और न्यू लिस्ट एक एक्स है। तो लेंथ जो है वो 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, और आउट लिस्ट में फर्स्ट न्यू लिस्ट आएगा, और न्यू लिस्ट में रेस्ट रेस्ट न्यू लिस्ट आएगा। ओके, मैं समझ गया कि पहला वाला जो वेरिएबल है उसमें ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, एंड सो ऑन। और दूसरा वाला लिस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी हमें रेस्ट फंक्शन का उपयोग करा गया है, तो उस केस में जो है इवन इवन वाले केस में वन वन तो नहीं होगा, तो वन को छोड़ के टू से शुरू होगा, और 2 + 1 होगा, तो 2 4, ठीक है। 2 + 2 होगा, मतलब कि एक एक एलिमेंट बढ़ाया जाएगा, तो 2 4 6 8 ऐसे करके चलेगा। और उस केस में देख सकते तो काउंट तभी इंक्रीज होगा जब जेड और वाई जो है इंक्रीज होएगा, लेकिन मतलब कि जेड और वाई जो है इक्वल होगा। लेकिन इस केस में देख सकते हो ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में काउंट का वैल्यू काउंट का वैल्यू जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो यही आंसर बन जाएगा। तो उस केस में जो है हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे L1 और L2 टू लिस्ट है, और L जो है वो एलिमिनेट L1 L2 जो है वो हर बार की तरह ये एक प्रोसीजर का बारे में बात किया गया है। तो देख सकते हो एलिमिनेट L1 और L2 एक प्रोसीजर है, और L3 जो है एक एम्प्टी लिस्ट है। और फाउंड को फॉल्स पहले इनिशिएट किया गया है, और फॉर ईच आई और फॉर ईच जे, आई और जे अगर ट्रू हुआ, सॉरी, आई और जे अगर इक्वल हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, और नॉट फाउंड हुआ तो L3 में हम लोग आई को लास्ट एलिमेंट में जाके, मतलब कि लास्ट में जाके आई को हम लोग लगा देंगे, और अगर तो उस केस में फाउंड जो है फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब बताया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एल, इट इज एमएसक्यू। तो इट विल कंटेन द एलिमेंट, ओके, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ L1 दैट नॉट प्रेजेंट इन L2, ठीक है। हम लोग अगर 5 नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे हमसे बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है L1 का लेंथ जो है एक तो इक्वल होगा L से, या फिर ज्यादा हो जाएगा L से, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू L, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहूंगा, आप लोग ट्राई करना घर पे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि यूनिक एल जो है रिटर्न से लिस्ट ऑफ एल, ये आई ऑर्डर टेक प्रोडक्शन रिटर्न मार्क। ओके, यहाँ पर जो है ये सेट की मदद से, मतलब कि ये डेटा सेट की मदद से बताया गया है, इज एग्जीक्यूटिंग डेटा सीइंग फील्ड एज वर्ड डाटा सेट। अच्छा, वर्ड डाटा सेट से बताया गया है, कंटेन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वाले वर्ड जो है वो ही दिया गया है। और यूनिक एल जो है रिटर्न से लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एल, फॉर एग्जाम्पल यूनिक थिंक लाइक टॉपर्स थिंक विल रिटर्न थिंक लाइक टॉप्स। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। यहाँ पर जो है जैसे एक सेकेंड, ओके, ये एक एग्जांपल कहते हैं थिंक लाइक टॉपर्स थिंक, तो सिर्फ मतलब कि एक एक बार लिया जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आएगा। और कॉमनोंग L1 L2, मतलब कि कॉमनोंग L1 L2, तो ऑब्वियसली ये एक प्रोसीजर रिटर्न द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन लिस्ट L1 and L2। अच्छा, और इग्नोर द अपर एंड लोअर केस एंड पंक्चुएशन सिंबल व्हाइल कंपेयरिंग विद अदर वर्ड्स। अच्छा, तो पॉजिटिव लिस्ट में जो है हैप्पी ऑसम नाइस फाइन बेस्ट कूल दिया गया है, और पोस्ट में 0 और L दिया गया है, ठीक है। पोस्ट में 0 और L दिया गया है। तो ओके,
और एल में जो है एक्स डॉट वर्ड ऐड हो जाएगा, और अगर वर्ड जो है फुल स्टॉप से एंड हुआ तो एल जो है वो ही यूनिक एल बन जाएगा, और पोस्ट काउंट जो है कॉमन पॉजिटिव लिस्ट और एल का पास में आएगा, और पोस्ट काउंट जो है 2 या फिर 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तब पोस्ट सेल में जो है +1 इंक्रीमेंट होगा। और एल जो है एक एम्प्टी लिस्ट बताया जा रहा है, तो पोर्शन क्या वैल्यू देगा, हम लोग पढ़ के ही समझ रहे हैं कि पोर्शन जो है वो 2 वैल्यू देगा। ठीक है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है करवा दिया, ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दिया, तो 8 भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन एक उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन करेक्शन का क्वेश्चन, लाइन करेक्शन का क्वेश्चन। तो आप लोग ये वाला कर लेना। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 9 और 10 ही क्वेश्चन है। तो ओके, 9 और 10, 10 नंबर मैं करवा दूंगा, और 9 9 वाला आप लोग घर पे कर लेना। मैंने 3 होमवर्क दिया है, 10 क्वेश्चन में आप लोग 3 होमवर्क तो कर ही सकते हो। ठीक है, 3-4 होमवर्क तो कर ही सकते हो। मैंने ऑलरेडी 6 7 6, अगर 3 होमवर्क दिया तो 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अगर 4 होमवर्क दिया तो मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, 60% मैंने करवा दे रहा हूँ, 40% आप कर लो। ठीक है, आपका भी वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है वो वाला। हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कि कंसीडर द प्रोसीजर डिस्कस अबव, कंसीडर द प्रोसीजर डिस्कस अबव मतलब कि ऊपर वाला जो प्रोसीजर दिया गया है, ओके, डू समथिंग एक्स, जे जो है वो 2 का इक्वल है और फ्लैग को 2 से इनिशिएट किया गया है। एक्स जो है वो अगर 1 का इक्वल बन जाता है, एक्स जो है अगर 1 बन जाता है, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स दे देता है। और जे जो है, सॉरी, जे जो है अगर एक्स से छोटा होता है, तो रिमाइंडर ऑफ एक्स जो जो है अगर इक्वल टू 0 होता है, तो फ्लैग जो है वो फॉल्स देता है। ओके, एग्जिट लूप, और जे इंक्रीमेंट हो जाता है और फ्लैग रिटर्न करता है। अच्छा, यहाँ पे एल दिया गया है 6 10 11 23 7 50। अच्छा, और एम एक एम्प्टी लिस्ट दिया गया है, और पोजीशन 1 दिया गया है। इफ डू समथिंग पोजीशन एंड डू समथिंग एलिमेंट एम प्लस प्लस एलिमेंट, पोजीशन इक्वल्स पोजीशन 1। ठीक है, ओके। पर जो है आप लोग पूरा शुरू कोड पढ़ने के बाद आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को भी करोगे, तो इसका आंसर जो है 11,17 ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो 11, ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ, ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, वीक 6 और वीक 7 भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे, तो थैंक यू। नोट जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय। तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग IITM का वीक 6 का सीटी करेंगे। ठीक है, और इधर जो है पहले ही आ जाता है कि हम लोग वीक 5 में, हम लोग एक बार एक क्विक रिकैप दे दें। वीक 5 में हम लोग कलेक्शन कर रहे थे। ठीक है, और कलेक्शन में था लिस्ट, फिर था सेट, फिर था टपल, और उसके बाद था डिक्शनरी। ठीक है, तो लिस्ट जो पार्ट था वो हमने वीक 5 पे ही पढ़ लिया था, और डिक्शनरी वाला जो पार्ट है वो हम लोग वीक 6 पे करेंगे। ठीक है, और अब हम अगर बात करें कि डिक्शनरी क्या है, यूज टू स्टोर डाटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि कर्ली ब्रेसेस में की रहेगा, और उसका कॉलम देके उसका रेस्पेक्टिव वैल्यूज रहेगा। ठीक है, और कीज को हम लोग एक स्ट्रिंग या फिर एक कोटेशन के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन दैट इज ऑर्डर्ड एंड डजंट अलाउ डुप्लीकेट। डिक्शनरी में, ठीक है, डिक्शनरी में डुप्लीकेट डाटा, डुप्लीकेट डाटा नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू पेयर, एग्जांपल केमिस्ट्री मार्क वैल्यूज फॉर each स्टूडेंट की वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक केमिस्ट्री डिक्शनरी दिया गया है जिसमें गौरव को 90 मिला और सौरभ को 92 मिला। ठीक है, अब गौरव और सौरभ देख सकते हो, ये दोनों जो है ये कोटेशन में बनते हैं या फिर स्ट्रिंग में बनते हैं, तो ये दोनों बन जाएंगे इसी डेटा सेट का की, और 90 और 92 बन जाएगा ये गौरव और सौरभ का रेस्पेक्टिव केमिस्ट्री मार्क्स, या फिर बोल सकते हैं कि रेस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, एक एम्प्टी डिक्शनरी ऐसा दिखता है, हम लोग वो पता था कि एक एम्प्टी लिस्ट जो है ऐसा दिखता था, तो सेम टू सेम एक एम्प्टी डिक्शनरी ऐसा दिखता है। ठीक है, एक्सेस मार्क्स बाय प्रोवाइडिंग विथ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक्सेस मार्क्स बाय प्रोवाइडिंग विथ स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक वेरिएबल सोचो कि हम लोग ले लेते हैं जी, और उसमें अगर हम लोग केमिस्ट्री मार्क्स और उस की लिख देते हैं, जैसे कि की था गौरव। ठीक है, तो गौरव का केमिस्ट्री मार्क्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा जो कि 90 था। हम लोग यहाँ पर ऊपर वाला एग्जांपल पे देखिए, तो गौरव का केमिस्ट्री मार्क्स 90 था, गौरव के बगल में 90 से स्टोर किया गया था,
तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री मार्क्स गौरव जो है, अगर हम लोग लिखेंगे तो कि गौरव का केमिस्ट्री मार्क्स इजीली यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, असाइनिंग ए वैल्यू या फिर रिप्लेस वैल्यू और क्रिएटिंग ए न्यू की वैल्यू पेयर। ठीक है, अगर सोचो कि ये वाले डाटा सेट में सिर्फ दो की और उनका दो रेस्पेक्टिव वैल्यूज है, लेकिन हमको दोबारा एक वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, और एक की वैल्यू पेयर ऐड करना। तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे बस हम लोग की केमिस्ट्री मार्क्स या फिर कैम मार्क्स और एक स्क्वायर ब्रैकेट देके उसका की, जो कि गौतम, इस बार हम लोग लिखेंगे। ठीक है, गौतम और कोटेशन बंद करके यहाँ पर 85 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि की हो जाएगा गौतम और यहाँ पे 85 उसका मार्क्स। तो सोचो कि अगर हम लोग ग्राफ में जाके अगर हम लोग लिखें, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, कि गौतम, सॉरी, ऐसा था ना, गौरव उसका केमिस्ट्री मार्क्स, फिर सौरभ उसका केमिस्ट्री मार्क्स। ठीक है, अभी हम लोगों को इसमें ही ऐड करना पड़ेगा। तो एक सेकंड, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो अभी इधर अगर लिखे लिखे कि गौतम, जो कि हम लोग केमिस्ट्री मार्क्स 85 ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो इधर जो है हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, तो ये जो है एक नया वाला एग्जांपल वाला मतलब कि डेटा सेट ही बन जाता है। ठीक है, हम लोग अगर इधर चलते हैं, अपडेटिंग ए वैल्यू इन डिक्शनरी, जो कि कैम डिक्ट, मतलब सोचो कि इस वाले वेरिएबल, सॉरी, तो सोचो कि इस वाले एग्जांपल में या फिर सोचो कि इस वाले एग्जांपल में हम लोगों को गौरव का मार्क जो है एडिट करना है। तो कैसे एडिट करेंगे? यहाँ पर देखो, साफ साफ लिखा गया है कि एक सेकंड, हम लोग कैम डिट फंक्शन की मदद से हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग कुछ नहीं, गौरव का मार्क्स 90 है, हम लोगों को सोचो कि इसको 85 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग कैम डिक्ट, ठीक है, कैम डिक्ट, यहाँ पर एक अंडरस्कोर होगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। कैम डिक्ट, यार ब्लैक कर रहा है क्या? अगर गौरव का मार्क्स एडिट करना है तो हम लोग कैमडिक्ट यूज करेंगे। कैमडिक्ट क्लिक कर, कैमडिक्ट के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर गौरव लिख देंगे। ठीक है, गौरव लिख देंगे और इधर हम लोग गौरव का मार्क्स सोचो कि हम लोग अगर 95 करना है तो इक्वल्स 95 लिख देंगे, तो एडिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कैमडिक्ट गौरव जो है यहाँ पर 98 लिखा है, जो कि लमसम सही है। कलेक्टिंग कैम मार्क्स इन ए डिक्शनरी, हम लोग एक डिक्शनरी में कैसे इसको लिखेंगे, एक सुडो कोड के द्वारा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा सुडो कोड यहाँ पे लिखा गया है कि कैम मार्क्स लिखकर एक एम्प्टी डिक्शनरी इसको ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। और व्हाइल टेबल वन इज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो इन टेबल वन। ठीक है, ये दोनों तो जनरल सा लाइन है। नेम इक्वल्स एक्स नेम और मार्क्स इक्वल्स एक्स डॉट कैम मार्क्स। ठीक है, मूव एक्स टू टेबल टू। ठीक है, अब हम लोग डिक्शनरी को प्रोसेस कैसे करेंगे? कीज डिक्ट बोल के लिस्ट ऑफ कीज ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि कैम डिक्ट गौरव 90 और सौरभ 92, तो कीज कैम डिक्ट हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ अगर हम लोग को कीज निकालना है तो गौरव और सौरभ यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, कीज कैम डिक्ट अगर हम लोग फंक्शन देंगे तो गौरव और सौरभ यहाँ से आ जाएगा। और ईच के कीज डिक्ट डू समथिंग विद डी के। ठीक है, तो कंप्यूट एवरेज मार्क्स इन केमिस्ट्री, हम लोग अब केमिस्ट्री को मतलब एवरेज मार्क्स कैसे कंप्यूट करेंगे? तो टोटल और काउंट दो वेरिएबल हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ेगा और दोनों को जीरो से इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच के इन कैम फॉर ईच के इन कीज कैम मार्क्स, टोटल जो है टोटल प्लस कैम मार्क्स करेंगे और काउंट में हम लोग वन को मतलब कि इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एवरेज आ जाएगा टोटल प्लस, सॉरी, टोटल डिवाइड में काउंट, और हमें पता है कि टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने पे हम लोगों को एवरेज मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब चेकिंग फॉर की, एक की है या फिर नहीं है डिक्शनरी में, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? डिक्शनरी में की एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, ये चेक करता है, जो मतलब कि ये फंक्शन चेक करता है। कैसे चेक करता है? इस की डी के, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो है मतलब कि ये वाला ट्रू देगा अगर की एग्जिस्ट करता है, और फॉल्स देगा अगर की जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब कि ये एक बुलियन फंक्शन है। ठीक है, बुलियन याद है ना, वीक वन में पढ़ा था हम लोग। ठीक है, और हम लोग एक की को डिलीट कैसे करेंगे? डिलीटिंग ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी, कॉपी ऑल की एंड वैल्यू एक्सेप्ट द ऑल टू बी डिलीटेड टू अ न्यू डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर जो है डिलीट की डी के, और एमओआईडी बोल के हम लोग एक या फिर माई डिक्शनरी भी लिख सकते हो, कुछ भी आपके मन में। मैंने एमओआईडी लिखा, एमओआईडी बोल के एक एम्प्टी डिक्शनरी मतलब कि डिक्लेयर कर दो। और ये वाला तो एक जनरल लाइन है, के जो है अगर नॉट इक्वल टू की है तो एमओआईडी की में डी के आ जाएगा। ठीक है, और रिटर्न एमओआईडी और एन डिलीट के। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है,
और इसके मदद से ही हम लोग एक की को हम लोग डिक्शनरी से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था वीक 6 का थ्योरी। हम लोग नीचे अभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले में पहले ही बताया गया है कि इन द स्कोर्स टेबल, ठीक है, ये जो है स्कोर डाटा सेट को ध्यान में रखते हुए ये वाला शुरू को लिखा गया है। ठीक है, तो एस जो है वो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर देगा ऑफ रोज व्हिच हैव ग्रेटर मार्क्स ग्रेटर देन 75 एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में 75 से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, ये है कंडीशन। और काउंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे देखो काउंट को पहले ही जीरो से इनिशिएट किया गया है, और सीक्वेंस नंबर अगर सी से कम है, तो अगर यहाँ पे देख सकते हो कि 75 जो है मैथ्स का मार्क जो है 75 से कम है और फिजिक्स का मार्क भी 75 से कम है, तब जो है काउंट जो है एक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अगर काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है तो इस केस में हम लोग को पता लग रहा है कि केमिस्ट्री में 75 या फिर 75 से ज्यादा हो, ये जो है मतलब कि कॉन्फर्म इवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बताया गया कि मैथ जो है वो 75 से कम है और फिजिक्स जो है वो भी 75 से कम है। तो काउंट क्या मतलब कि दर्शा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, आंसर तो सही है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है इन, मतलब कि पूरा का पूरा सही ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग है, तो ये भी गलत हो जाता है। हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, ये वाला भी सही तो है लेकिन मतलब कि अप्रोप्रिएट नहीं है इनका, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, कम इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 75 इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, ये तो घर पे पूरा का पूरा ही गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन जो है सही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, इसीलिए जो है काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि the following pseudocode is executed on the words table. Assume that the rows in table 1 are sorted in the increasing order of sequence number. What does the list L contain at the end of the execution? क्या बोला गया कि words, अच्छा ठीक है, assume that rows in table 1 are sorted, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है, अच्छा अच्छा समझ गया। तो एल जो है एक एम्प्टी लिस्ट है और ए जो है हमने नन से वो किया है, और ए और पार्ट ऑफ स्पीच जो है इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर पार्ट ऑफ स्पीच अगर नाउन हुआ और ए अगर एडजेक्टिव हुआ, अच्छा, तो वर्ड जो है एक्स डॉट वर्ड जो है वो आके ऐड हो जाएगा। अच्छा, समझा समझा समझा। तो list of nouns that come immediately after an adjective, list of nouns that come immediately after an adjective, list of adjective that come immediately after a noun, जो कि गलत, list of noun that come immediately nouns, ठीक है, that come immediately before an adjective, अच्छा before an adjective एक है, after an adjective। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पार्ट ऑफ स्पीच, और नाउन जो है वो पहले है और एडजेक्टिव बाद में है। ठीक है, तो और एल एल में एक्स डॉट नाउन, सॉरी एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो, अच्छा अच्छा समझ गया। ठीक है, लिस्ट ऑफ नाउन्स दैट कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव, ये वाला है, बिफोर एन, तो बिफोर वाला तो गलत हो गया। ठीक है, और एडजेक्टिव पहला आएगा वो भी गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो गया है ये वाला। ठीक है, लिस्ट ऑफ नाउन्स दैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन एडजेक्टिव। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये जो है एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते यूनिक लिस्ट बोल के एक सेट है। ओके, पहले ये वाला ऊपर वाला लाइन कर लेते हैं। ओके सॉरी, एक सेकंड, लेकर वाला ले लेता हूँ। We have a non-entry list called auth list that stores the name of all authors in the library table, sorted in the alphabetical order of author names. There is one element corresponding to each book in the table. This results in many duplicates. The following procedure attempts to extract the unique list of authors while preserving the sorted order. तो शुरू को मे हैव मिस्टेक्स। ओके, समझ गए। तो मिस्टेक पता करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो एरर इन लाइन वन में एरर है कि नहीं है, नहीं, लाइन वन में एरर नहीं हो सकता, तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। एरर इन लाइन टू, ठीक है, यूनिक लिस्ट जो है यूनिक लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑथ लिस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे बताया गया है कि नॉन एंट्री लिस्ट जो है ऑथ लिस्ट है, नेम ऑफ ऑल ऑथर्स इन द लाइब्रेरी टेबल सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑथर लिस्ट। ठीक है, corresponding to each book in the table, this results in many duplicate.
ठीक है, यूनिक लिस्ट ऑफ ऑर्डर ढूंढने के लिए बोला है, तो हाँ हम लोग देख सकते हैं कि लाइन 2 में जो है एक छोटा सा एरर है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। लाइन 3 में एरर बता रहा है, नहीं लाइन 3 में एरर नहीं है, लाइन 5 में दो बार एरर बता रहा है, ठीक है। तो लाइन 5 में x इक्वल्स इक्वल्स प्रेप, ठीक है। हम लोग जो है आगे का मतलब कि यूनिक लिस्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये वाला भी एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर 4 नंबर पे चलते हैं, 4 नंबर को हम लोग ये वाला भी सेम ही है, वो इसको क्या बोलते हैं, एरर फाइंडिंग वाला, तो ये वाला आप लोग होमवर्क कर लेना घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, मतलब कि 5 और 6 जो है इसी को यूज करते हुए बोला गया है, ठीक है, इसी को यूज करते हुए बताया गया है। तो 5 और 6 में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेशन इज a list that stations is a list that contains a sequence of station visited, अच्छा, from the train data set. Acha. Each element in station name distance. The first entry is the name of station, while the second entry is the distance of the station. अच्छा, 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 मतलब ये वाला है नेम ऑफ स्टेशन और ये वाला है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन या फिर ऑफ द स्टेशन, डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन। अच्छा, मतलब कि पहला स्टेशन से वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटस स्टेशन का डिस्टेंस क्या है, वो इस वाले डिस्टेंस में जाके ऐड होगा, ठीक। So, mean distance is a procedure that assesses station as a parameter and returns the name of a pair of consecutive stations which have the shortest distance between them on this route. अच्छा, ठीक है। तो नन नन बोला गया है और मिनिमम जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ढूंढ रहा है और डिफरेंस जो है उसको जीरो इनिशिएट कर दिया है, ठीक है। तो प्रेप जो है फर्स्ट स्टेशन बोला गया है, तो डिफरेंस जो है लास्ट एक्स या माइनस में लास्ट प्रेप। यहाँ पर क्या कोड फील होगा वो हमें देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस जो है वो मिनिमम पहले यही देख लो कि यहाँ पे बोला गया है एक है डिफरेंस जो है वो मिनिमम से छोटा होगा या फिर मिनिमम का इक्वल होगा, ठीक है। अगर मिनिमम का इक्वल होगा ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा और हमें मिनिमम ढूंढने के लिए बोल रहा है, इसलिए जो है बड़ा नंबर हमको मतलब कि ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इक्वल टू वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू वाला ये वाला इक्वल टू वाला है और डी वाला इक्वल टू वाला है, ठीक है। तो अब ऑप्शन एलिमेंट करने के बाद ए हो सकता है आंसर या फिर सी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि दूसरे अगर हम लोग चलते तो मिनिमम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस इक्वल है, और यहाँ पे फर्स्ट प्रेप और फर्स्ट एक्स और यहाँ पे लास्ट प्रेप और लास्ट एक्स, तो इजीली फर्स्ट प्रेप और फर्स्ट एक्स के आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन बन जाता है। हम लोग 6 नंबर पे चलते हैं। देयर मे बी मल्टीपल, क्या बोला गया है कि देयर मे बी, एक सेकेंड, there may be multiple pairs having the same minimum distance, ठीक है। If you wish to find a pair of station closest to the last station in this list, which of the following is the correct route? तो ये वाला आप लोग होमवर्क कर लेना क्योंकि इसका मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। अब दोबारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरर एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे HTNS is the list that contains information about the sequence of station visited by a train. Specifically, each element in this list is itself a list. अच्छा, arrival, departure. The first element in STNS corresponds to the, sorry, corresponds to the starting station for the train and the last element corresponds to the ending station of the train. तो वेट टाइम एक प्रोसीजर है, अराइविंग और डिparture बताएगा, ठीक है। एक्सेस द अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम जो मैंने बताया अभी अभी। गिवन स्टेशन इज एन इनपुट, अच्छा, एंड रिटर्न द वेटिंग टाइम स्टेशन इन मिनट्स। So we wish to end the average time across all intermediate station where the station train stops at the store. This result in variable average. The pseudocode may have mistake, अच्छा, मतलब कि एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है। तो एरर इन लाइन 2 फॉर ईच देयर इन ईच स्टेशन स्टेनस, जो कि हाँ सही है, मतलब कि ऑप्शन गलत है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। एरर इन लाइन 3, टोटल में हम लोग वेट टाइम फास्ट और लास्ट एक्स का करेंगे, ये भी सही है। एरर इन लाइन 4, काउंट में ऑब्वियसली काउंट को ऐसे ही हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। एरर इन लाइन 6, काउंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए तभी एवरेज होगा, जो कि सही है, और एवरेज का भी सही है। तो इसमें जो है कोई एक भी एरर नहीं है, तो इसलिए हम लोग नो एरर घोषित कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक सेकंड, इसका मैंने आंसर मार्क ही नहीं किया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Trains is a list that contains information about trains associated with station STN. Especially each element in the list is another list. Arrival, departure, ठीक है। तो if the arrival or departure is empty, it is represented as none. अच्छा, तो फ्लैग 1 जो है फॉल्स, फ्लैग 2 जो है ट्रू से इनिशिएट किया गया, काउंट को जीरो से इनिशिएट किया गया। तो फ्लैग फर्स्ट एक्स अगर नन हो जाए और या फिर लास्ट एक्स अगर नन हो जाए तो फ्लैग 1 ट्रू बन जाएगा। और
अगर ये नहीं हुआ तो काउंट में हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, और काउंट अगर लेंथ ऑफ ट्रेन हुआ तो फ्लैग टू फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। ओके, यहाँ पे बताया गया कि which of the following statement about the flag one is true at the end of the execution of a pseudocode? If it is true, if and only if STN is starting or ending station for at least one train in the list, ये वाला ही सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस टू बोला गया है, मतलब कि सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टी करेक्ट का थोड़ा सा भी हिंट देता तो यहाँ पर इज आर ट्रू होता। ठीक है, तो यहाँ पर इज ट्रू है, आप लोग चाहे तो सब बाकी का ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन ये वाला ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अभी 9 नंबर वाले क्वेश्चन पे। हम लोग अगर 9 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया कि व्हाट डज द वेरिएबल काउंट, काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग अगर अच्छे से पढ़े तो काउंट जो है नंबर ऑफ ट्रेन एसोसिएटेड, जो कि गलत है। इट इज द नंबर ऑफ ट्रेन एसोसिएटेड फॉर विच एसटीएन इज ए स्टेशन, जो कि गलत है। स्टार्टिंग स्टेशन, सॉरी, एंडिंग स्टेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टेशन भी नहीं होगा, एंडिंग स्टेशन भी नहीं होगा। काउंट ऐसा कुछ शो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग काउंट के ऊपर देखते हैं, काउंट जो है लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर वाला जो है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन कोड बिलो व्हाट कैन बी सेड अबाउट वैल्यू स्टोर्ड बाय द बुलियन वेरिएबल्स फ्लैग वन एंड फ्लैग टू। फ्लैग वन फ्लैग टू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या स्टोर कर रहा है, तो ये आप लोग घर पे होमवर्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि सेम वाले क्वेश्चन का हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। तो इतना ही था आज के लेक्चर पे। ठीक है, वीक 6 के लेक्चर में हम लोग जल्दी वीक 7 और वीक 8 भी लाएंगे, और वीक 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल पे ही भरा हुआ है, जाके वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, आईआईटीएम का सीटी का वीक 7। ठीक है, वीक 6 और वीक 5 जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आईआईटीएम का सीटी का वीक 7 आज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले वीक में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है उन लोगों को तो क्लास 12 सीबीएसई पे ऑलरेडी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बोल के दो चैप्टर था, तो वो लोग मैट्रिक्स ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जो लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, ठीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो उन लोगों के लिए मैं इस वाले नोट के संग, मतलब वीक 7 के नोट के संग ये एक नोट दे दूंगा। ठीक है, ये मेरे टाइम का, एक सेकंड सॉरी, ये जो नोट है, ये मेरे टाइम का नोट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला। ठीक है, ये मतलब कि ये वाला नोट जो है जेई बेस्ड नोट था, तो बहुत ही डिटेल में है। तो आप लोग बस ऊपर ऊपर से जितना भी मैट्रिक्स का एकदम बेस लेवल है उतना आप लोग इस वाले नोट से पढ़ लेना। ठीक है, मैं ये वाला नोट भी मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स पे, कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक 2 डायमेंशनल टेबल होता है। ठीक है, विथ एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, रोज जो है हॉरिजॉन्टल वालों को हम लोग रोज कहते हैं, और कॉलम्स को हम लोग वर्टिकल वाले को हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक 3x4 वाला एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो हम लोग अगर इधर देखें, मुझे एक फर्स्ट कॉलम्स देन रोज एग्जैक्टली, तो यहाँ पर जो है ये एक 3x4 वाला एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो रोज का नंबर और कॉलम्स का नंबर दोनों ही 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3, और इधर भी 0 1 2। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैट्रिक्स बोल के हम लोगों को किसी भी, मतलब कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका एक मतलब कि रेस्पेक्टिव कॉलम और रो का नंबर डाल के उसका अगर उसका वैल्यू निकालने जाए, तो हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे और पहले रो डालेंगे, रो नंबर जो है 3। ठीक है, रो नंबर 0 1 2 3। ठीक है, ऐसा करके, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम का नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, मतलब कि लास्ट लास्ट रो में पहला वाला कॉलम। ठीक है, पहला वाला कॉलम मतलब कि 0 1, मतलब कि अगर देखें तो दूसरा वाला कॉलम, तो लास्ट रो में 3 नंबर वाले रो में 1 नंबर वाला कॉलम, तो वैल्यू जो है ये 8 देता है। ठीक है, 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो पहले ये एकदम मतलब कि रूल है कि पहले रो आएगा फिर बाद में कॉलम आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, आउटर की जो है वो रो को दर्शाएगा और इनर की जो है वो कॉलम को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डिक्शनरी सोचो कि एक डिक्शनरी दिया गया है, और यहाँ पर ये वाला जो पहले कर्ली ब्रेस में होगा, ये वाला के हो जाएगा आउटर की, जो रो को दर्शाएगा, और फिर ए, उसके बाद ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू, वो जो है इनर कीज, और इनर कीज जो है कॉलम्स को दर्शाते हैं। ठीक है, ये वाले जो बाहर जो कोटेशन में रहेंगे वो आउटर कीज हो जाएंगे, और वो ही
रोज को दर्शाएंगे और अंदर वाले कर्ली ब्रेसेस में जो भी रहेंगे कोटेशन में, वो ही इनर कीज बन जाएंगे और वो ही कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है। अब एक मैट्रिक्स को हम लोग मतलब कि एक डेटा सेट में एक मैट्रिक्स को क्रिएट कैसे करेंगे। तो सोचो कि एक माई मैट्रिक्स बोल के, एक माई मैट्रिक्स या फिर कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो। ठीक है। माई मैट्रिक्स बोल के हम लोग क्रिएट मैट्रिक्स और रोज कॉलम्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और क्रिएट मैट्रिक्स जो फंक्शन है वो ही हमें मतलब कि डिजायर्ड रोज कॉलम से हम लोगों को मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के लिए अलाउ करता है क्रिएट मैट्रिक्स वाला फंक्शन। ठीक है। तो क्रिएट मैट्रिक्स अगर 10 बाई 10 लिख देंगे, मतलब 10 रो और 10 कॉलम का एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना देगा। सोचो कि ये वाला एक एग्जांपल है। यहाँ पे अगर 9 8 अगर लिखे तो 9 रोज और 8 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बना देगा। 3 3 अगर लिखे तो यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स यहाँ पर बना देगा। तो हम लोग मैट्रिक्स को प्रोसेस कैसे करेंगे। ठीक है। वी नीड टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स आइदर रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम। हम लोग मैट्रिक्स को प्रोसेस करेंगे आइदर रो बाय रो या फिर आइदर कॉलम बाय कॉलम। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर ईच आर इन रो से हम लोग ये ऐसे करके कोड लिखेंगे। ठीक है। ईच इन कॉलम माई मैट्रिक्स डू समथिंग विथ माई मैट्रिक्स। ठीक है। आर जो है वो पहला वाला, ओके सॉरी, पहला वाला जो है वो कॉलम को सॉरी रो को दर्शाएगा, दूसरा वाला जो है वो कॉलम को दर्शाएगा। ठीक है। सारे एलिमेंट को हम लोग इस वाले कोड के मदद से एक्सेस कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, आप लोग अगर इधर मैट्रिक्स क्रिएट करते वक्त अगर माई मैट्रिक्स के बजाय अगर आपने कुछ भी और कुछ लिखा है, सोचो कि गौरव ही लिख दिया, गौरव या फिर आपका नाम लिख दिया। ठीक है। तो इधर भी जो है एक्सेस करते टाइम भी इधर माई मैट्रिक्स नहीं, इधर भी वो ही नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर में एक एग्जांपल दिया गौरव करके, यहाँ पर भी गौरव लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी गौरव लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी गौरव लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर नीचे जो है वो वीक 7 का ग्रेडेड असाइनमेंट्स है। तो इस हफ्ते का मैंने वीक 6 और वीक 5 का मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे सारे तो नहीं, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन रहते तो 5 6 7 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। लेकिन इस वाले वीक में मैंने आपको आपके लिए पूरा का पूरा ग्रेड असाइनमेंट मैंने छोड़ दिया। ऑलरेडी आप लोग हमें पता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा ग्रेड असाइनमेंट, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए आप लोग खुद ब खुद कर लेना तो ज्यादा क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा। ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। नोट जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो लोग मैट्रिक्स को थोड़ा सा कम समझते हैं, मतलब कि नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, उन लोगों के लिए मेरा मतलब कि मेरे टाइम का नोट्स मैं यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू। हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का वीक 8 का एक छोटा सा वन शॉट करेंगे। ठीक है। इसमें जो है हम लोग सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट ही देखेंगे। और ये जो है वीक 5 से लेकर के जो वीक 8 का जो भी स्लॉट था, इसका लास्ट लेक्चर है। हम लोग ये लेक्चर पोस्ट होने के 1 या फिर 2 दिन बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लाइव लाएंगे। तो आप लोग अगर वीक 5 से लेकर वीक 8 तक अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है। तो वीक 8 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वीक 8 में हम लोग ग्राफ्स पढ़े थे। ठीक है। तो ग्राफ जो है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट वेयर सम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय लिमिट्स। मतलब कि ग्राफ कुछ नहीं है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों का। ठीक है। और interconnected objects are represented by vertices और limits that connected to the vertices are called edges। ये दोनों चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा नीचे एक मतलब कि डायग्राम से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया? लिमिट्स दैट कनेक्ट द वर्टिसेस आर कॉल्ड एजेस। ठीक है। जो लिमिट जो है जो एजेस के साथ कनेक्ट होगा उसको हम लोग एजेस कहेंगे, जो एजेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो एजेस जो है एजेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एजेस क्या बन जाएगा? ए बी, बी डी, डी सी और ए सी। ठीक है। ए बी बी डी डी सी ए सी। और वर्टिसेस क्या बन जाएगा? वर्टिसेस ये सिलेक्टिव, ये सिंगल वाले बन जाएंगे, ए बी डी सी या फिर ए बी सी डी। ठीक है, एक ही बात है। तो ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिक्शनरी डाटा टाइप। यहाँ पर जो है हम लोग वीक 5 में लिस्ट पढ़े थे। ठीक है। वीक 6 में डिक्शनरी पर रहते हैं। ठीक है। डिक्शनरी पढ़ते हैं, वो ही डिक्शनरी का चीज़ों जो है वीक 8 में कंटिन्यू होगा, क्योंकि वीक 7 में जो है वीक 7 में हम लोग डिक्शनरी के साथ मैट्रिक्स को एसोसिएट कर रहे थे। ठीक है।
तो हम लोग अभी ग्राफ के साथ डिक्शनरी को एसोसिएट करेंगे। हम लोग डिक्शनरी ही पढ़ते रहेंगे 5 से लेके 8 तक, ठीक है। एक मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया मिल चुका है। तो वर्टिसेस जो होगा वो होगा कीज, मतलब कि एक डिक्शनरी में कीज और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है। तो वर्टिसेस जो भी पार्ट होगा वो कीज का पार्ट होगा और एजेस जो होगा वो वैल्यूज का पार्ट होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें वर्टिसेस मतलब कि ए बी सी डी, यहाँ पे देख सकते हो कोटेशन में इसको यूज किया जा रहा है, तो ये सब जो है कीज का पार्ट होगा। और यहाँ पर एजेस जो है, एजेस वाला पार्ट जो है वो ही कीज का रेस्पेक्टिव वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे ट्रेन डेटा सेट का, ठीक है। तो ईच ट्रेन इज रूट लिस्ट टू स्टेशन, हर एक ट्रेन जो है वो एक रूट लिस्ट देता है स्टेशन तक। और ईच स्टेशन इज रूट लिस्ट ऑफ स्टेशन पासिंग थ्रू, और हर एक स्टेशन जो है वो जितना भी स्टेशन, हर एक स्टेशन अगर सोचो कि हम लोग सियालदह की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हावड़ा की बात कर रहे हैं, एक मतलब कि आर्बिट्री एग्जाम्पल है, रियल लाइफ सिचुएशन से कोई भी तालमेल नहीं है और बीच में दो स्टेशन है, ठीक है। तो हम लोग हावड़ा की बात कर रहे हैं कि हावड़ा फाइनल स्टेशन है और हावड़ा से हम लोग सियालदह जाएंगे। तो हावड़ा और सियालदह जाने में जो दो स्टेशन बीच में पड़ेंगे वो ही दो स्टेशन का बात कर रहा है कि ईच स्टेशन इज रूट लिस्ट ऑफ स्टेशन पासिंग थ्रू, ठीक है। जो भी स्टेशन हम लोग पार करके आए हैं वो स्टेशन का ही बात किया जा रहा है। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन टी स्टार्ट जो है स्टार्ट स्टेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ट्रेन टी एंड जो है एंडिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट रूट्स बोल के एक एग्जांपल है, वो हम लोग इसका कोड हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये एकदम वीक 8 का एकदम लास्ट टॉपिक है। फिर वीक 9 में ज़्यादा कुछ नहीं, वीक 9 में क्या कुछ होगा मैं एक बार मतलब कि एक शॉर्ट मतलब कि समरी दे देता हूँ, या फिर शॉर्ट ट्रेलर भी आप लोग कह सकते हो। जो भी वीक 7 पे हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे और वीक 8 पे हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ कुछ मतलब कि ग्राफ में ज़्यादा चीज़ होगा, मैट्रिक्स में तो जितना पड़ता है इतना ही, वीक 7 में जितना पड़ता है इतना ही, इन दोनों को मिलाकर ही वीक 9 बनता है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट रूट्स वाला शुरू कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट रूट्स ट्रेन जो है ये एक प्रोसीजर है और ट्रेन जो है वो ही डायरेक्ट रूट्स का आर्गूमेंट है, ठीक है। तो स्टेशन जो है कि एक खाली डिक्शनरी है और यहाँ पे स्टार्ट स्टेशन दिया गया है ट्रू और एंड स्टेशन दिया गया है ट्रू। हम लोग अभी अभी पढ़ रहे थे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन। यहाँ पर जो है एंड जो है कीज लेंथ, सॉरी लेंथ कीज स्टेशन, मतलब स्टेशन का कीज का लेंथ एन स्टोर करेगा। और डायरेक्ट जो है क्रिएट मैट्रिक्स एन एन, मतलब कि एक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ रोज और एन नंबर ऑफ कॉलम के साथ स्टेशन इंडेक्स एक खाली क्या बोलते हैं इसको, खाली डिक्शनरी है। और आई जो है वो 0 से इनिशिएट किया गया है और फॉर ईच इन की स्टेशन, स्टेशन इंडेक्स जो है आई बन जाएगा और आई का एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और फॉर ईच टी इन की ट्रेन, यहाँ पर आई जो है स्टेशन इंडेक्स ट्रेन टी स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट स्टेशन का स्टेशन इंडेक्स पे बैठ जाएगा आई पे। और जे जो है स्टेशन इंडेक्स ट्रेन टी एन मतलब कि एंडिंग स्टेशन जो है स्टेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए वो जे में बैठ जाएगा। और डायरेक्ट आई जे जो है वो आई आना चाहिए। और आई और जे हमें पता है, आई जो है वो रोज को दर्शाता है मैट्रिक्स पे और जे जो है वो कॉलम्स पे दर्शाता है। यहाँ पर ही हम लोग वीक 8 के लास्ट से ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है ऑलरेडी मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल को रिटर्न करेगा, मतलब कि इसका वैल्यू को वो रिटर्न करेगा, देखिए मतलब कि एंड रिजल्ट जो है वो इसका वैल्यू होगा। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रूट्स प्रोसीजर को यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही था, बहुत ही मैंने ऑलरेडी बता चुका था कि बहुत ही छोटा सा वीक 8 का लेक्चर था। हम लोग अगर कॉम्पेरेटिवली देखें तो वीक 5 वीक 6 वीक 7 वीक 8, तो वीक 8 का लेक्चर जो है बहुत ही छोटा है। तो इतना ही था। वीक 8 9 से लेकर 12 हम लोग जल्दी लेके आएंगे और हम लोग इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लाइव सेशन भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो पे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम चैनल भी आप लोग कह सकते हो। होमवर्क डिस्कशन मैंने एक ग्रुप बना के रखा है जहाँ पे हम लोग 1-on-1 आप लोगों से मैं डाउट लेता हूँ। अगर कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को आप लोग उसी रेस्पेक्टिव वीडियो का यूट्यूब कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हो या फिर मेरे होमवर्क डिस्कशन वाले ग्रुप में भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था आज। थैंक यू, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ते रहो, आपका एंड टर्म जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। बाय।